तो आज हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 8 तक। अभी तक हमने पढ़ा कि कैसे अपना डिसीजन हमें पहले मतलब जो भी हमारा एक गोल है उस पर हमें रहना है। मतलब उसको हमें विजुअलाइज करना है, उसको हमें सोच कर रखना है। अगर हमारे पास कोई गोल ही नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे कैसे? तो सबसे पहले हमें अपना गोल तैयार रखना है, उसे लिख कर रखना है। और गोल हमारा सिर्फ एक हवा में, कहते हैं ना, हवा जैसी हवा में किले देखना, वो वाली बात नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ गोल हम सोच रहे हैं कि हमारा ये गोल है। वैसा नहीं, विश नहीं होनी चाहिए। हमारा पर्टिकुलर गोल है जिसको हम दिल से चाहते हैं, जिसको हम पाने के लिए ना, मतलब एकदम तलब है हमें कि हमें तो बस ये चाहिए ही चाहिए। हमें सब जगह हमारा गोल दिखाई देता है। जैसे आप कभी किसी चीज को बहुत ज्यादा शिद्दत से चाहते हैं ना, जब भी कोई चीज है कोई, जब आपको सब जगह वो ही दिखाई देने लगती है, जब आप एक जिद पर आ जाते हो कि नहीं मुझे ये चीज चाहिए, वो वाला तरीके का आपको गोल पहले बनाना है। उसके बाद आपको ये फेथ रखना है कि ये मेरा जो गोल है उसको मैं पाके रहूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर मेरा गोल बहुत बड़ा मैंने देखा है तो मुझे मिल ही जाएगा। अगर आप फेथ नहीं रख सकते तो गोल मत देखिए। फेथ रखना बहुत जरूरी है। तो गोल होना चाहिए, फिर फेथ होना चाहिए, और एक दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हमें आगे बढ़ना है। उसके बाद नेपोलियन हिल ने तरह तरह के हमें चीजें बताई। हर चैप्टर में वो अलग अलग चीजें बता रहे हैं कि हमें इमेजिनेशन, क्रिएटिव इमेजिनेशन होनी चाहिए, हमें विजुअलाइज करना चाहिए अपना गोल, हमें प्रॉपर तरीके से उसे ऑर्गेनाइज प्लानिंग के संग आगे बढ़ना चाहिए, हमें ऑटो सजेशंस होने चाहिए, मतलब आत्म सुझाव, एफर्मेशंस, या फिर अपने को बताना चाहिए कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। मतलब उन्होंने हमें बहुत सारे एक्शन प्लान बताए हैं। उन्होंने सिर्फ ये नहीं बताया है कि सिर्फ हम विजुअलाइज करके ही रहें या सिर्फ कुछ काम ना करें। उन्होंने हमें आगे बढ़ने के तरीके भी बताए। इवन उन्होंने हमें अपना रिज्यूमे लिखना भी बताया। उन्होंने हमें ये भी बताया कि कैसे अच्छा लीडर बना जाए, कैसे हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं वो हम निकाल सकते हैं। जैसे ऑर्गेनाइज प्लानिंग वाले चैप्टर में उन्होंने ये बताया कि कैसे हम अपनी कमियां जो हैं उनको किसी से पूछ कर या किसी से एनालाइज कराकर वो भी निकाल सकते हैं, या जिसमें जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस है, वो भी हम एनालाइज कर सकते हैं। तो उन्होंने डिटेल में हमें इस बुक में ये बताया है कि कैसे हम सिस्टमैटिकली अपने गोल की तरफ बढ़े। तो आप इस बुक को जरूर पढ़िए। अगर आप इसको आप बुक को खरीद सकते हैं तो खरीद कर पढ़िए। चाहे तो ये जो वीडियो सेशंस हैं उनको देखिए, किसी भी तरह से इस बुक को पढ़िए, क्योंकि ये बुक वंडरफुल बुक है जिसमें आपको मनी तक, मनी कैसे मिल सकता है आपकी लाइफ में, कैसे हो सकता है, जो आपके पुराने बिलीव्स हैं उनको हटा के आप कैसे आगे बढ़ सकते हो, उसके बारे में बहुत डिटेल में नेपोलियन हिल ने बताया है। और उन्होंने बहुत सारे लोगों की बातें भी हमसे शेयर करी हैं, उनकी जीवनियां भी शेयर करी हैं कि कैसे जो लोग हैं वो बहुत गरीबी से कैसे अमीर बने। तो ये सिर्फ हमारी सोच है कि अगर मैं बहुत छोटे परिवार में पैदा हुआ हूँ या मैं बहुत गरीबी में हूँ तो मैं अमीर नहीं बन सकता। तो उन्होंने हमारे इस बिलीफ को तोड़ा है अपनी इस बुक के द्वारा। तो आज का चैप्टर जो है वो डिसीजन मेकिंग पर है। तो आइए पढ़ते हैं आज का चैप्टर। निर्णय। टालम टोल पर विजय हासिल करना। दौलतमंद बनने की ओर 7वां कदम। 25,000 असफल पुरुषों और महिलाओं के विश्लेषण से यह तथ्य सामने आया है कि निर्णय का अभाव असफलता का के 31 प्रमुख कारणों की सूची में सबसे ऊपर था। टालम टोल की आदत, जो निर्णय करने की विरोधी है, एक आम शत्रु है जिसे हर आदमी को जीतना चाहिए। जब ये पुस्तक पढ़ना समाप्त करेंगे और इसमें बताए गए सिद्धांतों को कार्य रूप में बदलने को तैयार होंगे, तो आपको तत्काल और निश्चित निर्णय पर पहुंचने की अपनी क्षमता को जांचने का अवसर मिलेगा। उन सैकड़ों लोगों के विश्लेषण के बाद जिन्होंने दौलत कमाई है और जो 10 लाख डॉलर के पर निकल गए हैं, ये तथ्य सामने आया है कि उनमें से हर एक में तत्काल निर्णय में पहुंचने की आदत थी, और इन निर्णयों को अगर बदलना होता था तो वे इन्हें बदलने में जल्दबाजी नहीं करते थे। जो लोग दौलत कमाने में असफल थे, उनमें से हर एक बिना अपवाद के या तो निर्णय लेता ही नहीं था, और अगर लेता भी था तो उसमें बहुत देर लगाता था। परंतु वे लिए गए निर्णय अक्सर लेता था, तो और इसमें जल्दबाजी का परिचय देता था। तो आज का जो चैप्टर है वो डिसीजन मेकिंग पर है कि
हम कैसे जो भी हम डिसाइड करते हैं उसमें टालमटोल करते रहते हैं। मतलब कैसे हम जो भी हम डिसाइड करते हैं, मतलब आप एक छोटी सी भी चीज डिसाइड करिए कि मुझे कहीं जाना है, तो भी हम इतने कंफर्ट जोन में होते हैं, सोचते हैं आज नहीं कल चले जाएंगे, शॉपिंग है तो चलो ठीक है, शॉपिंग में बहुत खुशी है तो चले जाएंगे, या कोई भी एक जरूरी काम है उसमें भी टाल देते हैं, चलिए ऑनलाइन ही ऑर्डर कर देते हैं, कौन जाए बाजार में, कौन व्हीकल उठाए और चले। तो हर चीज में हम टालमटोल करते हैं। जब अब बड़े डिसीजन लेने की बात आती है तो फिर बहुत ही ज्यादा हम सोचते हैं कि शायद मैं फेल हो जाऊं, शायद ऐसा हो जाएगा, शायद मेरे पास पूंजी नहीं है, शायद मेरा ऐसा, मतलब इतने सारे शायद इफ्स एंड बट्स आते हैं हमारे दिमाग में और हम डिसीजन नहीं ले पाते। और कई बार ऐसा होता है कि इतनी जल्द जल्द हम डिसीजन को चेंज करते हैं तो वो भी ठीक नहीं होता है, क्योंकि आप एक डिसीजन पर फर्म भी नहीं रह रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि जब भी आपके दिमाग में कोई आइडिया आता है, जब भी आइडिया आए उसको लिखिए, उसमें सिस्टमैटिक प्लान बनाइए और बस चल दीजिए। अगर आप चलेंगे नहीं और आप जितनी देर लगाएंगे उतनी देर में आपके इतने सारे कॉम्पिटिटर्स वही वाला आइडिया को फॉलो कर लेंगे, तब आपको समझ में आएगा अरे ये तो आइडिया मेरा था, ये तो मार्केट में कैसे आ गया। क्योंकि इस समय इतना कंपटीशन है, अगर आप थोड़ा सा भी टाइम लगाएंगे, समय लगाएंगे, तो आपके देखेंगे कि और लोग आगे चले गए, मतलब हर साल इतनी तरक्की वो कर गए जो उनको आपको कैच करने में भी मुश्किल होगी। तो डिसीजन लेने में टाइम मत लगाइए, मतलब डिसीजन हमें क्विक लेना चाहिए। हमें अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए कि जब हम डिसीजन ले लेते हैं तो रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं। हाँ जी, आगे पढ़ेंगे। हेनरी फोर्ड के कई उत्कृष्ट गुणों में से एक था निर्णय पर तत्काल और निश्चित रूप से पहुंचने की आदत और उस निर्णय को बदलने में देर लगाना। ये गुण मिस्टर फोर्ड में इतना अधिक था, कई इससे उनकी छवि जिद्दी व्यक्ति की बन गई। यही गुण था जिसकी वजह से मिस्टर फोर्ड ने अपने प्रसिद्ध मॉडल टी दुनिया की सबसे बदसूरत कार बनाना जारी रखा, जबकि उनके सभी परामर्शदाता और कार के कई खरीदार भी इसे बदलने के लिए उनसे आग्रह कर चुके थे। शायद मिस्टर फोर्ड ने इस बदलाव को करने में बहुत देर लगा दी, परंतु कहानी का दूसरा पहलू ये है कि वो फोर्ड के दृढ़ निर्णय की वजह से ही वे बेहद अमीर बने। इससे पहले कि मॉडल में परिवर्तन आवश्यक हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं है कि फोर्ड की निश्चित निर्णय पर पहुंचने की आदत को उनकी जिद माना गया, परंतु ये गुण निर्णय पर देर से पहुंचने और उन्हें जल्दी बदलने से फिर भी बेहतर है। मतलब अब इन्होंने हेनरी फोर्ड का एग्जाम्पल लिया है कि जब उन्होंने ये मॉडल टी नाम का ये जो कार का मॉडल बनाया था वो इतना बदसूरत था कि लोग उनसे कहते रहते थे कि इसको चेंज करो, इसमें कुछ करो, पर वो अपने कहते हैं ना डिसीजन पे अडिग रहते थे और उससे ही आगे तरक्की पाते थे। लेकिन बाद में उन्होंने चेंज भी किया, थोड़ा सा उनको लॉस भी हुआ उसके कारण, लेकिन फिर भी जो उनका फर्म डिसीजन था वो उनको आगे लेकर गया। तो अपने डिसीजन पे फर्म रहना, अपनी बात पे फर्म रहना और सोचना कि बस ये मेरा जो डिसीजन है वो आगे जाके बिल्कुल ठीक रहेगा। अगर आप बार बार डिसीजन को बदलेंगे तो वो भी ठीक नहीं है, और प्लस अगर आप डिसीजन लेते ही नहीं है, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, सोचते हैं कि बाद में कर लूंगा इस काम को, मैं थोड़ा और टाइम लगाता हूँ, थोड़ी और रिसर्च करता हूँ, थोड़ा और उसके लोगों से पूछता हूँ, थोड़ा इसके बारे में इधर देखता हूँ उधर देखता हूँ, इतने देर में तो इतनी दुनिया आगे बढ़ जाएगी, प्लस इतने लोग वो ही आपके आइडिया को लेकर आगे चले जाएंगे। हाँ जी। अधिकांश लोग जो अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप धन कमाने में असफल रहते हैं, आमतौर पर दूसरों के विचारों से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। वे अपने लिए सोचने का काम अखबारों और गपशप करने वाली पड़ोसियों पर छोड़ देते हैं। राय दुनिया की सबसे सस्ती वस्तु है। ये हर एक के पास उपलब्ध होती है, जो उस व्यक्ति पर थोप दी जाती है, जी जो उन्हें स्वीकार करता है। अगर आप निर्णय पे पहुंचते समय दूसरों की राय से प्रभावित होते हैं, तो आप अपनी इच्छा को धन में रूपांतरित करने की बात छोड़ ही दें, किसी भी काम में सफल नहीं होंगे। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि जब भी उन्हें कोई डिसीजन लेना होता है, चाहे वो अपना मनी से रिलेटेड है, करियर से रिलेटेड है, रिलेशनशिप से रिलेटेड है या हेल्थ से रिलेटेड है, वो 10 लोगों से पूछते हैं अच्छा बताना इसमें क्या होना चाहिए, मेरी आज लड़ाई हो गई है इससे तो तुम्हारी क्या राय है, तुम्हारा क्या होना चाहिए, है ना। कोई बहुत आपका बिजनेस से रिलेटेड कोई डिसीजन है जो कि कोई दूसरा समझ नहीं सकता, तो उसे डिस्कस करने की जरूरत क्या है, क्योंकि दूसरा कोई राय नहीं दे सकता। दूसरी बात, आपकी जब रिलेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है वो भी कोई नहीं समझ सकता। हाँ, आप एम्पैथी जरूर कर सकता है, आपसे सांत्वना जरूर कर सकता है, आपसे अपना आपका दुख जरूर बांट सकता है, लेकिन आपको डिसीजन नहीं दे सकता। इसलिए दूसरों पर डिपेंडेंट मत होइए अपने डिसीजन के लिए कि उसने कहा था तो मैंने कर लिया।
फिर बाद में आप ही रिग्रेट करते हो कि उसकी परिस्थिति दूसरी होती है और हमारी परिस्थिति दूसरी होती है। वो अपनी परिस्थिति के अनुसार आपको कुछ बताता है, आपको वो डिसीजन देता है जो आपकी परिस्थिति नहीं है। मान लीजिए आपके रिलेशनशिप में आपको कुछ और पसंद है और उस पर्सन को कुछ और पसंद है, हो सकता है उसका जो जो पेशेंस लेवल है वो ज्यादा है और आपका कम है, तो वो आपको अपने पेशेंस लेवल से बताएगा कि नहीं, अरे आप और थोड़ा सा करो और आगे चलो इस रिलेशनशिप में। और आप वहीं तक रुक जाना चाहते हो, तो आप दूसरे से डिसीजन लेके देखोगे तो आप परेशानी में ही रहोगे, आप दुखी ही रहोगे। इसलिए अपनी जो डिसीजन है अपने आप लीजिए। जितना आप अपने आप लेना सीखेंगे आप उतने ही कॉन्फिडेंट होंगे और उतना ही डिसीजन लेना आपको आगे आएगा कि मैं फटाफट, ये मैंने उस समय लिया था, ये मुझे अब लेना है। तो इस तरह से डिसीजन किसी और से ना लेकर अपने ऊपर ही, कहते हैं ना, अपने ऊपर ही सेल्फ डिपेंडेंट होकर अपना काम खुद करिए। हाँ जी। अगर आप दूसरों की राय से ही प्रभावित होते रहते हैं, तो आपकी अपनी कोई इच्छा नहीं होगी। जब आप यहाँ पर बताए गए सिद्धांतों को कार्य रूप में बदलना शुरू करें, तो अपने खुद ब खुद के निर्णयों पर पहुंचे और उनका अनुसरण करके अपने परामर्शदाता स्वयं बने। अपने मास्टरमाइंड समूह के सदस्यों के अलावा किसी दूसरे को अपने विश्वास में ना ले। अपने मास्टरमाइंड समूह के बचने के बारे में बेहद सतर्क रहें, ताकि आप केवल उन्हीं को चुनें जो आपके लक्ष्य के प्रति पूरी सहानुभूति और उत्साह अनुभव करते हैं। तो आप क्या है कि जो आपका मास्टरमाइंड समूह बनाया है, जो ऐसे लोग हैं जो आपके करियर में, आपके जो बिजनेस में जो आपको सलाह देते हैं, वो उनको भी आपने एक तरीके से चुना है कि हाँ ये लोग बिल्कुल केपेबल हैं जो मुझे सलाह दे सकते हैं, तो आप उन्हीं से बस सलाह लीजिए। बस उन्हीं के बारे में वो बताएंगे कि आपको, क्योंकि वो आपके बिजनेस को जानते हैं, आपके काम करने के तरीके को वो जानते हैं, तो वो आपको बेटर डिसीजन देंगे बजाय एरा गैरा XYZ। तो इसलिए आप बस उन पर ही डिपेंडेंट रहिए और किसी पर नहीं रहिए। उसके बाद उन पे भी इतनी डिपेंडेंसी मत करिए, अपनी सोच से भी आगे चलिए। अधिकांश लोग जो अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप धन कमाने में असफल रहते हैं, आमतौर पर दूसरों के विचारों से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। वे अपने लिए सोचने का काम अखबारों और गपशप करने वाली पड़ोसियों पर छोड़ देते हैं। नहीं, ये तो हो चुका। ये दोबारा हो गया है शायद पैराग्राफ, तो आगे कर दो अगर आप दूसरों। ये इन्होंने ये भी याद ये रखें भी, कि जब आप नहीं ये यहाँ तक इन्होंने डबल हो गया है, यहाँ से करो। यहाँ यह भी याद रखें कि आप ऐसे। हाँ, ये भी याद रखें कि जब भी आप किसी ऐसे आदमी के सामने अपना मुंह खोलते हैं जिसमें ज्ञान की प्रचुरता है, तो आप उस व्यक्ति के सामने अपने ज्ञान के पूरे स्टॉक या उसके अभाव को प्रदर्शित करते हैं। वास्तविक ज्ञान आमतौर पर विनम्रता और मौन के द्वारा झलकता है। तो कई लोग होते हैं जो कि बस उन्हें बोलना होता है, किसी ग्रुप में बैठे हैं बस बोलना है, तो वो बोलने को बचिए। या तो आप में इतना ज्ञान है तो आप बोलिए, नहीं है तो चुप हो जाइए, क्योंकि सामने वाला समझ जाता है कि आप में इतना ज्ञान नहीं है, फिर भी आप बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं। क्योंकि जितना आप मौन रहेंगे, जितना शांत रहेंगे, आपको आदमी उतना ही इंटेलिजेंट समझेगा। तो इसलिए कोशिश मत करिए, क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा है बस वो पोर करते हैं, मतलब उन्हें बस बोलना है। तो उस आदत से बचिए और थोड़ा सा संयम रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए और कम बोलने की कोशिश करिए। ऑब्जर्व ज्यादा करिए, सोचिए ज्यादा, देखिए कि लोग क्या क्या करते हैं। इस तथ्य को भी दिमाग में रखें कि आप जिस भी व्यक्ति से जूझते हैं, वह आपकी तरह पैसा कमाने के अवसर तलाश कर रहा है। अगर आप अपने योजनाओं के बारे में अधिक खुलकर बात करेंगे, तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि सामने वाला से पहले ही आपको कार्य रूप में परिवर्तित कर लिया है, जिसकी योजनाओं के बारे में अपना आपने मूर्खतावश बड़बौड़ापन दिखाया था। हाँ, तो अगर आप ज्यादा ही सबको डिस्कस करेंगे, हर जने को प्लान बताएंगे, तो आपका ही प्लान वो आउट हो जाएगा और कोई ना कोई उसको कॉपी कर लेगा। तो इसलिए इतना ज्यादा अपने प्लान को या अपनी जो भी बातें हैं, बहुत ज्यादा शेयरिंग की हैबिट मत डालिए। हम्म, ऊपर चला। आपका सबसे पहला निर्णय ये होना चाहिए कि आप अपना मुंह बंद रखें और आपके अपने कान एवं नाक खुले रखें। हम्म। इस सलाह का पालन करने की याद दिलाने के लिए ये उपयोगी होगा यदि आप नीचे दिए गए सूत्र वाक्य को बड़े अक्षरों में लिख लें और किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप इसे रोज देख देख सकें। दुनिया को बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं, पहले इसे करके दिखा दें।
इसे दूसरी तरीके से कहा जाए तो ये शब्द नहीं बल्कि कर्म प्रधान होता है। एक निर्णय पर स्वतंत्र और मृत्यु निर्भर थी। निर्णयों का महत्व इस साहस पर निर्भर करता है जो उन्हें लेने के लिए जरूरी होता है। महान निर्णय जो आगे चलकर सभ्यता के आधार स्तंभ बने, बहुत जोखिम भरे निर्णय थे, जिसमें मृत्यु का खतरा भी शामिल था। दासों को मुक्त करने का लिंको का प्रसिद्ध निर्णय, जिसमें अमेरिका के अश्वेत लोगों को स्वतंत्रता दी, ये जानते बूझते लिया गया था कि इस काम के बाद हजारों दोस्त और राजनीतिक समर्थक इसकी विरोधी बन जाएंगे। तो ये अब हमें बता रहे हैं कि कैसे कैसे बड़े बड़े डिसीजंस आगे की जो जो बचा हुआ चैप्टर है उसमें यही है कि कितने दुनिया में मतलब मोस्टली ये अमेरिका के बारे में बता रहे हैं कि अमेरिका में कैसे डिसीजंस लिए गए जो जो कि जान जोखिम में डालकर लिए गए, और कैसे मतलब अच्छा डिसीजन राइट टाइम पे लिया गया। तो जो अब्राहम लिंकन थे उन्होंने डिसीजन लिया जो वहाँ के जो श्वेत लोग थे, तो उनके लिए लिया कि उनको एक दर्जा दिलाया, उनको एक मकाम दिलाया। तो उसके बारे में है ये जो अब्राहम लिंकन का बारे में बता रहे हैं, और आगे और भी लोगों के बारे में इस तरह से ही बताएंगे। हाँ जी। अपने व्यक्तिगत विश्वास के बारे में समझौता करने के बजाय जहर भरा प्याला पीने की सुकरात का निर्णय एक साहसिक निर्णय था। ऐसे इसमें ही जो उन्होंने समय के हाँ हम्म हाँ ऐसे ही जो सुकरात थे जो कि दार्शनिक थे, उन्होंने भी ऐसे ही जो प्याला पी लिया था विष का, क्योंकि वो, और उनको इतिहास इसीलिए याद करता है कि उन्होंने एक प्याला पिया, क्योंकि उनकी बात कोई नहीं समझ पा रहा था, तो उन्होंने उसको जहर को ग्रहण कर लिया, और उसके बाद आज तक उनको इस बात के लिए याद किया जाता है। तो उनका एक डिसीजन था जिसकी वजह से उनको याद किया जाता है। हाँ जी। इसमें उन्होंने समय के रुख को 1000 साल बाद की तरफ मोड़ लिया और उन लोगों के विचारों और शब्दों की स्वतंत्रता का अधिकार दिलवाया जो तब पैदा भी नहीं हुए थे। जब जनरल रॉबर्ट ई ली यूनियन के साथ दोराहे पर आए और उन्होंने दक्षिण का समर्थन करने का निर्णय किया, तो उनका निर्णय भी एक साहसिक निर्णय था, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि बहुत सी लोगों की मृत्यु होगी और इसमें उनकी जान भी जा सकती है। एक निर्णय पर स्वतंत्रता और मृत्युता निर्भर थी। तो ये जो रॉबर्ट ई ली थे, वो अमेरिका के एक जनरल थे जिन्होंने एक डिसीजन लिया था कि कैसे, मतलब अब ये स्वतंत्रता की वहां पे लड़ाई हुई थी, जैसे हमारा देश भी ब्रिटिशर्स ने कैद कर लिया था, हमारे उन पर राज किया था इतने साल, ऐसे ही अमेरिका पे ब्रिटिशर्स ने राज किया था। तो अब उनकी फ्रीडम स्ट्रगल, और इसके बारे में इन्होंने आज इस चैप्टर में बताया है कि कैसे उन्होंने फ्रीडम फाइट की, कैसे ब्रिटिशर्स से उन्होंने अपने देश को बचाया। जैसे हमारे देश में भी जब आप गांधी जी का देखिए, उनका भी निर्णय था जिसके कारण हमारा देश आजाद हुआ। ऐसे ही जितने हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने अपनी जान गंवा दी, उन्होंने इतना अब आज तक हम उन्हें याद करते हैं, तो वो भी उनके डिसीजंस थे जिनके कारण उन्होंने बस करके दिखाया। मतलब उन्होंने सोचा नहीं, रानी लक्ष्मीबाई ने और जितने भी मौलाना आजाद थे, मतलब जितने भी थे हमारे, जितने भी फ्रीडम फाइटर्स, वो बस बढ़ गए क्योंकि उन्हें कुछ करना था। ऐसे ही इनकी फ्रीडम स्ट्रगल दिखाई है। जो रॉबर्ट ई ली यूनियन थे वो भी इन्हीं के थे, इन्होंने भी, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमारा पूरा कंट्री यूनाइट कराया, ऐसे ही इन्होंने कराया था। तो उनके भी डिसीजन बहुत अच्छे थे जब उन्होंने लिए, तो उसी पर डिपेंडेंट थे। उसी पर उन्होंने दिखा रहे हैं कि जो हिस्ट्री है उनकी, अमेरिका की, अब जो पूरी हिस्ट्री चलेगी हमारी आगे, कि कैसे छोटे छोटे डिसीजंस सबके हमारे जो जो अमेरिका था उसको आजाद करा दिया उस डिसीजंस के द्वारा। हाँ जी। अब तक का सबसे महान निर्णय फिलाडेल्फिया में 4 जुलाई 1776 को लिया गया, जब 56 लोगों ने एक दस्तावेज पर अपने नाम लिखकर हस्ताक्षर किए और वे जानते थे कि इससे या तो सारे अमेरिका लोग स्वतंत्र हो जाएंगे या फिर वे सभी 56 लोग फांसी के फंदों पर लटक जाएंगे। आप अपने इस प्रसिद्ध दस्तावेज के बारे में सुना होगा, परंतु आप शायद इससे व्यक्तिगत उपलब्धि का महान सबक सीखना भूल गए होंगे, जो ये इतने सीधे ढंग से सिखाता है। हम सभी को इस महत्वपूर्ण निर्णय की तारीख याद है, परंतु हम में से बहुत कम लोगों को यह एहसास है कि निर्णय लेने में कितने साहस की जरूरत थी। हमें अपना इतिहास याद है क्योंकि हमें ये पढ़ाया गया है। इसे हमें तरीके याद हैं, लड़ने वाले योद्धाओं के नाम याद हैं, हम वैली फोर्ज और यॉर्क टाउन याद है, हमें जॉर्ज वॉशिंगटन और लॉर्ड कॉर्नवालिस याद हैं, परंतु
हमें इन नामों, तिथियों और स्थानों के पीछे उस वास्तविक शक्तियों के बारे में बहुत कम पता है, जिसमें जिससे हमारी स्वतंत्रता सुनिश्चित की, और ये यॉर्क टाउन में वॉशिंगटन की सेनाओं को पहुंचने से काफी पहले ही हो गया था। तो ये क्या था कि ये जो इनका ये है फ्रीडम फाइट थी, तो हमेशा फ्रीडम फाइट में क्या, जैसे हमें 15 अगस्त याद रहती है, 26 जनवरी याद रहती है, लेकिन हमें थोड़े बहुत अपने फ्रीडम फाइटर्स याद रहते हैं, लेकिन क्या क्या डिसीजंस उन्होंने लिए, किस किस परिस्थिति में लिए, वो हमें कुछ नहीं पता है। बस हमें देश आजाद हो गया है ना, तो इस तरह से ही उनका देश, ये जो पेटिशन फाइल हुआ था 1776 में, इन्होंने 56 लोगों ने उस पर साइन किए थे, और उन्होंने इस उससे किए थे कि हम इस पर बरकरार रखेंगे और ब्रिटिशर्स को बाहर निकाल देंगे। तो अगर ऐसा नहीं होता, उनकी ये अलायंस जो 56 लोगों की अगर टूट जाती, तो नेचुरल है उनके हाथ से वो चला जाता और शायद ब्रिटिशर्स उनको सबको मार देते, लेकिन वो उस पर अडिग रहे। उन्होंने सबने मिलकर ये पेटिशन साइन किया कि हम ब्रिटिशर्स को अब यहाँ से बाहर निकाल ही देंगे अपनी कंट्री से, और उन्होंने अपने देश को आजाद कराया। ऐसे ही हमारे देश में भी सेम हुआ है। कौन याद करता है कि सुभाष चंद्र बोस ने, बस सिर्फ सुभाष चंद्र बोस का नाम याद है, पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कौन कौन से डिसीजन लिए, नहीं पता। ऐसे ही सरदार भाई पटेल ने क्या क्या किया, नहीं पता। तो इस तरह से जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके डिसीजन कैसे रहे, वो इसमें थोड़ी बहुत उन्होंने डिटेलिंग करी है, अपने बताया है कि उनकी कंट्री में कैसे राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेने से उनका देश आजाद हुआ है। और जॉर्ज इसी वॉशिंगटन, जैसे हमारे इंडिया में महात्मा गांधी थे, ऐसे ही उन्होंने भी पूरा फ्रीडम फाइट में जॉर्ज वॉशिंगटन ने अपना रोल निभाया था। हाँ जी। इसे ट्रेजेडी ही कहा जाना चाहिए कि इतिहास के लेखकों ने पूरी तरह से उस महान शक्ति का उल्लेख नहीं किया जिसमें उन्होंने उस देश को जन्म दिया, उसे स्वतंत्रता दी और दुनिया के सभी देशों के सामने स्वतंत्रता के नए मानक स्थापित किए। मैं इसे ट्रेजेडी मानता हूँ क्योंकि यही वह शक्ति है जिसका प्रयोग व्यक्ति जीवन में कठिनाइयों और बढ़ाने को पार करने में करता है और जीवन की मांगी गई कीमत चुकाने को विवश करता है। हम्म। तो मतलब ये एक्चुअल में क्या पीछे का जो होता है सिनेरियो, पीछे क्या क्या हुआ, वो जैसे हमें अपने इंडिया में नहीं मालूम है इतना डिटेल में कि क्या क्या कितनों की जान गई, कितनों ने कैसे टफ पोजीशन पर वो डिसीजंस लिए गए। अब जैसे इंडिया पाकिस्तान का भी डिसीजन बोलते हैं कि नेहरू जी ने गलत कर दिया या महात्मा गांधी की गलती थी, लेकिन एक्चुअल क्या था वो हमें नहीं पता है। एक्चुअल क्या हुआ था, क्यों लिया गया था, तो वो जो डिसीजन मेकर है वो उनके ऊपर ही होता है कि वो क्या उस समय उस परिस्थिति पर डिसाइड करते हैं। कभी कभी हमारे डिसीजंस भी गलत चले जाते हैं क्योंकि उस परिस्थिति के हिसाब से वो सही होता है, और आगे हो सकता है कि वो परिस्थिति जब चेंज हो जाती है तो हम ही सोचते हैं कि अरे हमने उस समय वो डिसीजन सही नहीं लिया था, लेकिन उस परिस्थिति के हिसाब से वो डिसीजन सही होता है। तो ऐसे ही इन्होंने बताया है कि पीछे से पता नहीं है लोगों को, जो हमें इतिहास में पढ़ाया जाता है, ऐसे इनकी कंट्री का जो इतिहास पढ़ाया जाता है, तो उसमें एक्चुअल में ये नहीं बताया गया कि कितना टफ था, क्या क्या डिसीजन लिए गए, कितने टफ थे वो डिसीजन, और उनको कितना क्विक लिया गया और कितना दिल पे हाथ रख के और मतलब एक डिसीजन पर पहुंचा गया और उनको आजादी दिलाई गई। हम्म, आगे पढ़ेंगे हम। रूबी, आपको यहाँ? म्यूट हो गया था। ओके। ओके, हाँ। हम्म। हम सनकसी में उन घटनाओं की ओर देखें जिन्होंने उस शक्ति को जन्म दिया। कहानी हम्म। बोस्टन में 5 मार्च 1770 की घटना से शुरू होती है। हम्म। ब्रिटेन के सिपाही सड़कों पर गश्त लगा रहे थे और हम्म। अपनी उपस्थिति में नागरिकों को खुलकर धमकी दे रहे थे। हम्म। औप औपनिवेशक लोग अपने बीच में मार्च कर रहे थे और हथियारबंद सैनिकों से चिढ़ गए। उन्होंने अपनी चिढ़ को खुलकर अभिव्यक्त करना शुरू कर दिया और गश्त लगा रहे सैनिकों पर पत्थर और नारे बरसाए, तब तक कि उनके नायक ने यह आदेश नहीं दिया, संगीने तान लो, हमला बोल दो। हम्म। युद्ध शुरू हो गया। इसमें हम्म। कई लोग मारे गए और बहुत से लोग घायल हुए। इस घटना से अपना विद्वेष फैला कि प्रांतीय सभा, जिसमें प्रख्यात औपनिवेशक लोग थे, ने निश्चित एक्शन लेने के उद्देश्य से एक मीटिंग बुलाई। उन सभा उस सभा के दो सदस्य जॉन हैनकॉक और सैमुअल एंड्स थे। वे हम्म। साहस के साथ बोले और उन्होंने ये घोषणा की कि बोस्टन में सभी ब्रिटिश सैनिकों को बाहर निकालने का प्रस्ताव पारित करना चाहिए। तो ये बोस्टन में हुआ 1770 में। इन्होंने भी ऐसे ही जैसे हमने अपने देश में
अपने फ्रीडम फाइटर्स ने कैसे बीच बीच में युद्ध लड़ा, ऐसे ही इन लोगों ने भी उन ब्रिटिशर्स से युद्ध लड़ा, और कैसे ये दो लोग थे जो सामने आए, उन्होंने जो मोर्चा संभाला, उसके बारे में। हाँ जी। याद रखिए, इन दो लोगों के दिमाग जो फैसला हुआ उसे स्वतंत्रता की शुरुआत कहा जा सकता है, जिसका आज सभी मारीच नागरिक उपभोग कर रहे हैं। ये भी याद रखें कि इन दो लोगों को ये निर्णय लेने के लिए बहुत आस्था और साहस की जरूरत थी, क्योंकि ये एक खतरनाक फैसला था। हम्म। सभा के खत्म होने से पहले सैमुअल एंड्स को नियुक्त किया गया कि ये प्रांत हंचिंसन में मिलने गए और ब्रिटिश टुकड़ियों की वापसी की मांग करें। उनका आग्रह मान लिया गया और टुकड़ियां बॉस्टन से हट गईं। परंतु ये अध्याय यही नहीं समाप्त हुआ। इसने इसने एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जिससे समूची मानव सभ्यता का इतिहास बदल गया। रिचर्ड हेनरी ली इस कहानी में एक महत्वपूर्ण तत्व इसलिए बने क्योंकि इस उनमें और सैमुअल एंडर्स में अक्सर पत्राचार होता रहता था, जिसमें वे अपने प्रांत के लोगों के कल्याण के बारे में आशा और डर को खुलकर बताते थे। इस आदत से एंडस के मन में यह विचार आया कि 13 कॉलोनियों के बीच पत्रों में आपसी आदान प्रदान से उनके प्रयासों को समरूपता आ जाएगी, जो समस्या को सुलझाने के संबंध में बहुत सहायक सिद्ध होगी। मार्च 1772 में बॉस्टन में सैनिकों के साथ हुई झड़प के 2 साल बाद एंडस ने इस विचारों को सभा के सामने एक मोशन के रूप में रखा और कॉलोनी के कुछ संवाददाता नियुक्त किए गए, जिसका लक्ष्य हो ब्रिटिश अमेरिका की कॉलोनी की बेहतरी के लिए मैत्रीपूर्ण सहयोग को बढ़ावा देना। अब उनकी फ्रीडम फाइट स्ट्रगल के बारे में ही बता रहे हैं कि कैसे कैसे एक एक निर्णय लिया गया और आगे बढ़ा गया। यह उस संगठन की शुरुआत थी जिसकी वजह से हर अमेरिकी नागरिक स्वतंत्र है। मास्टरमाइंड पहले से ही संगठित था, जिसमें एंडरसन, ली और हैनकॉक थे। तो कौन इनके जो लीडर कौन थे? एंडर्स, ली जो पहले पढ़ा था हमने, जिन्होंने पूरे ब्रिटेन मतलब अमेरिका को यूनाइट किया, और हैनकॉक थे। कमिटी ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस का को बनाया गया। बॉस्टन के दंगों की तरह की घटना के द्वारा कॉलोनी के नागरिक ब्रिटिश सैनिकों के खिलाफ असंगठित युद्ध लड़ रहे थे, परंतु उनसे कोई फायदा नहीं हो पा रहा था। उनकी व्यक्तिगत शिकायतें किसी एक मास्टरमाइंड के नीचे तब तक लोगों की किसी भी समूह ने अपने दिल, दिमाग, आत्मा और शरीर को इकट्ठे एक निश्चित निर्णय में नहीं लगाया ताकि ब्रिटेन के साथ उनका झगड़ा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। मतलब अभी तक सब अलग अलग लड़ रहे थे, यूनाइटेड होकर नहीं लड़ रहे थे। तो वही चीज हुई कि यहाँ पर भी सब जब यूनाइट हुए तब उन्होंने उनको खदेड़ बहार किया। उस दौरान ब्रिटेन की हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा रहा। ब्रिटेन के लोग भी अपनी योजना बना रहे थे और अपनी तरफ से मास्टरमाइंड की तैयारी कर रहे थे। उसके साथ उनके साथ धन और संगठित सेना का समर्थन कर रहे थे। रूबी, पढ़ रहे हो आगे? हाँ, हम्म। सिंहासन ने गेज को की हचिंसन की जगह मैसाचुसेट्स के गवर्नर के पद पर नियुक्त किया। नए गवर्नर के पहले कामों में से एक था सैमुअल एंड्स के पास संदेश भेजना, और उसको उद्देश्य ये था कि डर दिखाकर उसके विरोध को समाप्त कर दिया जाए। इस समय स्थिति की अच्छी तरह से समझने के लिए कर्नल फेंटन, ये संदेशवाहक जिसे गेज ने भेजा था, और एंड्स के बीच की चर्चा को यहाँ पर उद्धृत करना चाहूंगा। अब इन दोनों के बीच में आगे क्या चर्चा हुई? हाँ, करनाल कर्नल पेंटर। फेंटन, हम्म। करनाल। मिस्टर एंडर्स, मुझे गवर्नर गेज ने अधिकृत किया है ताकि मैं आपको आश्वस्त कर सकूं कि गवर्नर को ये शक्तियां प्रदान की गई हैं कि वह आपको ऐसे लाभ प्रदान कर सकें जिससे आप संतुष्ट हो जाएं। रिश्वत देने का वादा करके एंड्स को अपनी तरफ मिलाने का प्रयास। हम्म। इसके लिए सिर्फ एक शर्त है कि आप सरकार के फैसलों के विरोध बंद कर दें। गवर्नर की आपको ये सलाह है कि आप सरकार को आगे कभी अप्रसन्न ना करें। आपका व्यवहार इस प्रकार का है कि आपको हेनरी अष्टम के कानून द्वारा सजा दी जा सकती है, जिसके द्वारा लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा इंग्लैंड में चल सकता है और उसका फैसला किसी का गवर्नर करता है। परंतु अगर आप अपनी राजनीतिक दिशा बदल देते हैं तो इसमें न सिर्फ आपको बहुत से व्यक्तिगत लाभ होंगे, बल्कि आपको स्मार्ट से सुलह सम्राट। भी हो जाएगी सम्राट। सम्राट से सुलह भी हो जाएगी। सैमुअल एंड्स के दो निर्णयों में से
एक चुनना था। या तो वह अपना विरोध करना बंद कर सकता था और व्यक्तिगत रिश्वत ले जा सकता था, फिर वह विरोध जारी रख सकता था और फांसी पर चढ़ने का जोखिम ले सकता था। तो मतलब यहाँ पर भी जैसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने मतलब बिल्कुल उनकी बात नहीं मानी, ब्रिटिशर्स की बात नहीं मानी। यहाँ पर वो सैमुअल एंडर्स को पटाने आए, है ना, कि भाई तुम हमारी तरफ मिल जाओ तो तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं लगेगा, सम्राट भी तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। और लेकिन सैमुअल एंडर्स के पास दो ही चुनाव थे, या तो वो उनकी बात माने या फिर वो अगर लड़ते लड़ते फांसी पर चढ़ जाए। तो आगे देखते हैं क्या हुआ। स्पष्ट रूप से वह समय आ चुका था जब एंड्स तत्काल निर्णय लेने के लिए विवश था। हम्म। एक ऐसा निर्णय जो उसकी जान भी ले सकता था। हम्म। एंड्स के कर्नल पेटन ने यह वादा किया कि कर्नल कर्नल उसके जवाब को गवर्नर को ज्यों का त्यों सुनाए। हम्म। एंड्स का जवाब: आप गवर्नर गेज को बता सकते हैं कि मुझे विश्वास है कि मैंने सम्राट के साथ काफी पहले सुलह कर ली है। कोई व्यक्तिगत लाभ मुझे इस बात के लिए प्रेरित नहीं कर सकता कि मैं अपने देश के सही काम करना छोड़ दूं। गवर्नर गेज को यह भी बताना कि सैमुअल एंड्स ने उन्हें यह सलाह दी है कि किसी ये हमारा गेट उत्तेजित बंद कर जनता के वे हम्म। अपमान ना करें। हम्म। जब गवर्नर गेज को एंड्स का ये तीखा जवाब मिला तो वे गुस्से से भर गए और उन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया: मैं यहाँ गवर्नर होने के नाते उन सभी व्यक्तियों को क्षमादान देने का प्रस्ताव रखता हूँ और उसका वादा करता हूँ जो तत्काल अपना हथियार डाल देंगे और शांतिप्रिय जनता के कर्तव्य पर लौट जाएंगे। परंतु सैमुअल एंड्स और जॉन हैनकॉक को इस क्षमा का लाभ नहीं मिलेगा, हम्म। जिनके अपराध इतने देशद्रोही प्रकृति के हैं कि उनके प्रति दंड के अतिरिक्त कोई और कदम नहीं उठाया जा सकता। एंड्स और हैनकॉक अब बुरी तरह फंस चुके थे। खुद गवर्नर ने उन दोनों व्यक्तियों को एक और निर्णय लेने पर विवश करा था, जो उतना ही खतरनाक था। उन्होंने अपने प्रबल समर्थकों की एक रहस्यमय मीटिंग जल्दी बुलाई। मीटिंग में सब लोगों के आ जाने के बाद एंड्स ने दरवाजे पर ताला लगा दिया और उसकी चाबी अपनी जेब में रख ली और सभी उपस्थित लोगों को ये जानकारी दी कि ये अनिवार्य है कि कॉली नीड्स की कांग्रेस गठित करे और कई कोई व्यक्ति तब तक कमर न छोड़े जब तक कि कांग्रेस के बारे में वे लोग किसी निर्णय पे ना पहुंच जाए। तो ऐसे ही बहुत इन्होंने, राम हाँ, मतलब जो ये थे एंड्स और हैनकॉक, ये इनके फ्रीडम फाइटर्स थे, तो इन्होंने बिल्कुल मतलब ये झुके नहीं, तो ब्रिटिश सरकार ने इनके खिलाफ निर्णय लेने का सोचा। मतलब ये बिल्कुल हमारे फ्रीडम फाइटर्स की तरह से ही थे एंड्स और कॉक, तो वो कैसे निर्णय लेते जा रहे हैं उनके बारे में बता रहे हैं यहाँ। हम्म। बहुत रोमांचक माहौल था। कुछ ने इस तरह क्रांतिकारी कदम के संभावित परिणामों को तोला। कुछ गवर्नर की अवहेलना करते हुए इसने निश्चित निर्णय पे पहुंचने की समझदारी पे गंभीर शंका व्यक्त की। उस हम्म। कमरे में दो लोग बंद थे जिन्हें डर छू भी नहीं गया था। वे लोग असफलता की संभावना के प्रति अंधे थे। हैनकॉक और एंड्स, उनके मन के प्रभाव के दूसरे लोग भी इस बात से सहमत हो गए कि कॉरेस्पॉन्डेंस कमेटी के द्वारा इस तरह की व्यवस्था की जाए कि पहले कॉन्टिनेंटल की मीटिंग फिलाडेल्फिया में 5 सितंबर 1174 को आयोजित किया जाए। ये नई कांग्रेस की 17, ये 1174 की जगह 1774 है। हम्म। हम्म, नए कांग्रेस की पहली बैठक के पहले एक और लीडर के देश के दूसरे हिस्से में ब्रिटिश अमेरिका के अधिकारियों पर संक्षिप्त दृष्टि प्रकाशित करने की कगार पर थे। ये व्यक्ति था वर्जीनिया प्रांत का थॉमस जेफरल, जिसने लॉर्ड डॉनमोर वर्जीनिया में सरकार के प्रतिनिधि से संबंध उतने ही तनावपूर्ण थे जितने हैनकॉक और एंड्स के अपने गवर्नर से थे। तो एक और फ्रीडम फाइटर इनके संग आए, है ना, थॉमस जेफरसन, जो वहाँ के गवर्नर, जो जहाँ भी जिस प्रांत में थे, तो वो भी अपने उन ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे, जैसे ये थे एंड्स और हैनकॉक। हाँ जी। इस तरह के लोग कॉलोनियों के भविष्य पर गंभीर सोच विचार करते हुए बैठे थे, नहीं नहीं, ये वाला जिनके रह गया पास इनके। ना तो शक्ति थी। एक सेकंड, ये वाला रह गया, उनके प्रसिद्ध इनके अधिकारी। प्रसिद्ध अधिकारों हाँ, इनके प्रसिद्ध अधिकारों की संक्षेपिका के प्रकाशित होने के कुछ ही समय बाद जेफरसन को यह जानकारी दी गई कि उन पर सम्राट के विद्रोह में द्रोह करने के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। इस धमकी से प्रेरित होकर जेफरसन को सहयोगी पैट्रिक हेनरी ने साहस के साथ अपने दिल की बात कही और उन्होंने अपनी बात को जिस वाक्य से समाप्त किया वह हमेशा याद रखा जाएगा: अगर हम्म। यह देशद्रोह है तो फिर आप
जितने आरोप लगाने हो लगा लो। इस तरह के लोग कॉलोनियों के भविष्य पर गंभीर सोच विचार करते हुए बैठे थे, जिनके पास ना तो शक्ति थी, ना ही सत्ता, ना ही सैनिक बल और ना ही पैसा। इन्हीं लोगों के कारण पहली कांस्टेबल कांग्रेस शुरू हुई और 2 साल तक रुक रुक कर चलती रही। फिर 7 जून 1776 को रिचर्ड हेनरी ली ली उठे और उन्होंने अध्यक्ष को संबोधित करते हुए सभा के सामने प्रस्ताव रखा। हम्म। महोदय, मैं ये प्रस्ताव रखना चाहता हूँ कि यूनाइटेड कॉलोनियों स्वतंत्र और आजाद राज्य है, जिसका उन्हें अधिकार है। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य से अपनी दास्तां के बंधन तोड़ लेने चाहिए और ग्रेट ब्रिटेन से सारे राजनीतिक संबंध पूरी तरह से समाप्त कर लेने चाहिए। लिए गए ली, ली के सनसनीखेज प्रस्ताव पर गर्म हुई बहस और ये इतनी लंबी चली कि उसका धैर्य जवाब दे गया। अंत में कई दिनों की बहस के बाद वे फिर से फर्श पर आया और स्पष्ट और दृढ़ आवाज में बोला, अध्यक्ष महोदय, हम कई दिनों से इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। यही एकमात्र रास्ता है जिस पर हम चल सकते हैं। फिर हम और ज्यादा विलंब क्यों कर रहे हैं? बहस में समय क्यों गवाया जाए? इस सुखद दिन इस सुखद दिन अमेरिकन गणराज्य का जन्म हो जाने दें, इसे उठ खड़ा होने दें और हमारे ये राज्य विनाश और विजय पर आधारित नहीं होगा, बल्कि इसके माध्यम से तो शांति और कानून के राज्य की पुनर्स्थापना होगी। हम्म। इससे पहले कि इससे पहले कि उनके प्रस्ताव पर अंतिम वोटिंग हो, ली को वर्जीनिया वापस लौटना पड़ा, क्योंकि उनके परिवार में गंभीर बीमारी हो गई थी। परंतु जाने से पहले उन्होंने इस काम का बीड़ा अपने मित्र जेफरसन के हाथों में सौंपा, जिसने तब तक संघर्ष करने का वादा किया जब तक कि सकारात्मक एक्शन नहीं लिया जाता। उसके कुछ समय बाद कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैनकॉक ने जेफरसन को स्वाधीनता का घोषणा पत्र तैयार करने वाली कमेटी का चेयरमैन बना दिया। अब ये कैसे सब लोग मिलकर सब स्वतंत्रता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? ली हैं, जिसमें जेफरसन है, एंडर्स हैं, हैनकॉक हैं, तो ये सब लोग कैसे मतलब हट नहीं रहे हैं अपने डिसीजन से, अपने डिसीजन पर कायम रह के आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हाँ जी। कमेटी ने लंबे समय तक उस दस्तावेज की तैयारी करने में कठोर मेहनत की, जिसे कांग्रेस द्वारा स्वीकार कर लिए जाने का अर्थ यह था कि जो भी आदमी इस पर हस्ताक्षर करेगा, वह एक तरह से अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर करेगा। यदि कॉलोनियां ग्रेट ब्रिटेन के विरोध में युद्ध हार जाए, और युद्ध तो तय ही था। हम्म। दस्तावेज तैयार हो गया और 28 जून का उसका मूल मसौदा कांग्रेस के सामने पड़ा गया। कई हम्म। दिनों तक इस पर विचार हुआ, इसमें संशोधन हुए और उसे सर्वसम्मत रूप दिया गया। जुलाई को थॉमस जेफरसन सभा के सामने खड़े हुए और उन्होंने निर्भीकता से कागज पर लिखा गया सबसे महत्वपूर्ण निर्णय पढ़ा। जब मानवीय घटनाओं की यात्रा में यह आवश्यक हो जाता है कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ राजनीतिक बंधनों को नष्ट कर ले और अपनी स्वतंत्रता की शक्तियों का उपभोग करते हुए अलग और समान दर्जा प्राप्त कर ले, जिसे प्रकृति के नियमों और ईश्वर ने प्रदान किया है, तो मानव जाति के विचारों के प्रति सम्मान की यह मांग होती है कि वह उन कारणों की घोषणा करे जिनमें वे अलगाव के लिए प्रेरित हुए। जब जेफरसन ने पूरा घोषणा पत्र पढ़ा, तो उस पर वोटिंग हुई, उसे स्वीकार किया गया और उस पर 56 लोगों ने हस्ताक्षर किए, जिनमें से हर एक ने उस पर अपना नाम लिखने के निर्णय के साथ ही अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया। इस निर्णय से एक राष्ट्र अस्तित्व में आया, जिसने भविष्य में मानव जाति को हमेशा के लिए निर्णय लेने के अधिकार की सौगात दी। तो क्या हुआ उन था घटनाओं कि ये जो इनकी फ्रीडम फाइट हुई थी, तो ये जो पेटिशन था 1776 का, जब इन्होंने सबने मिलके साइन किया, मतलब अलग अलग कॉलोनीज थी पहले, जो अमेरिका भी था, जैसे हमारा जो इंडिया था अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक किया था, ऐसे ही यहाँ पर भी 56 लोग मिलके आए अलग अलग पूरे कॉलोनियों से। उन्होंने उस पेटिशन पे साइन किया कि हम सब तैयार हैं ब्रिटिशर्स से लड़ने के लिए। और उनको उन्होंने अपना जो था ना, अपना डर, जो अपनी जान भी दांव पे लगा दी कि अगर वो ब्रिटिशर्स से हार जाते हैं तो ब्रिटिशर्स अब उनको छोड़ेंगे नहीं, उन 56 लोगों को। लेकिन वो अपने डिसीजन पे, जो 56 लोग थे, उन्होंने हस्ताक्षर करे और वो उस डिसीजन पर वहीं रहे, क्योंकि जो उन्होंने अपना जो स्वतंत्रता मांगी थी वो उन्हें मिली। और जो कि आगे अब वो अभी तक स्वतंत्र
देश है, जैसे हमारा इंडिया देश है, ऐसे उन्होंने 100 साल पहले ही स्वतंत्रता हासिल कर ली थी ब्रिटिशर्स से, इंडिया से। हाँ जी। उन घटनाओं का विश्लेषण करें जिसकी बदौलत स्वाधीनता का घोषणा पत्र तैयार हुआ, और ये विश्वास करें कि यह राष्ट्र जो आज दुनिया के सभी देशों के बीच समान सम्मान का पात्र है और जो इतना शक्तिशाली है, उसे बनने के लिए 56 लोगों के मास्टरमाइंड समूह ने लिया था। इस तथ्य को अच्छी तरह से जान ले कि उनके निर्णय से वॉशिंगटन की सेनाओं की सफलता को निश्चित कर दिया गया, क्योंकि उस निर्णय का भाव हर सैनिक के दिल में था जो युद्ध करने गया। जब तक इस तरह की आध्यात्मिक शक्ति करने आपके साथ होती है तो असफलता आपके पास भी नहीं फटक सकती। ये भी समझ ले व्यक्तिगत लाभ की दृष्टि से कि जिसने उस देश की स्वतंत्रता दी वह वही शक्ति है जिसका प्रयोग हर उस व्यक्ति को करना चाहिए जो खुद अपना निर्णय लेता है। ये शक्ति इस पुस्तक में बताए गए सिद्धांतों में आती है। स्वाधीनता के घोषणा पत्र में इसे खोजना कठिन नहीं होगा। कम से कम 6 सिद्ध तो आपको मिल ही जाएंगे: इच्छा, निर्णय, विश्वास, लगन, मास्टरमाइंड और सुव्यवस्थित योजना। ये मतलब पूरी फिलॉसफी। ये आपका है कि आपका एक इच्छा है, फिर आप उसको निर्णय लेते हो, फिर आप उस पर विश्वास रखते हो, फिर लगन है, एक्शन लोगे, फिर मास्टरमाइंड आपका समूह रहेगा, फिर आप उसको एक कैसे ऑर्गेनाइज प्लानिंग से आप आगे बढ़ोगे। इस पूरी इस पूरी फिलॉसफी में यह सुझाव मिलेगा कि अगर प्रबल इच्छा को विचार का समर्थन मिले तो इसमें अपने आप को भौतिक रूप में बदलने की प्रवृत्ति होती है। आप इस तरीके का आदर्श उदाहरण इस कहानी में खोज सकते हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉरपोरेशन के संगठन की कहानी भी इस बात का आदर्श उदाहरण है कि विचार किस तरह से अद्भुत रूप में रूपांतरित होते हैं। तो जब वो स्टील कंपनी भी, जब वो यूनाइटेड, जब सब मिलके जब एक संग हुई थी, और यहाँ पर भी हम सब लोग मिलके एक संग हुए, यहाँ पर जब एक संग सारी कॉलोनी मिलके उन्होंने वो पेटिशन साइन किया, तो कैसे जब समूह बना और कैसे डिसीजंस लिए गए। तो ये जो चैप्टर है उसमें आपको दिमाग ये लगाना है कि कैसे एक क्विक डिसीजन लिया जाता है। वेट नहीं किया जाता है कि हम वेट करेंगे या सोचेंगे, अपनी जान जोखिम में नहीं डालेंगे, बस हमें डिसीजन लेना है और हम बढ़ गए। आगे क्या होगा वो पता नहीं। इस तरीके के रहस्य की खोज में चमत्कार की तलाश ना करें, क्योंकि आपको चमत्कार नहीं मिलेंगे। आपको केवल प्रकृति के शाश्वत नियम मिलेंगे। यहाँ ये नियम हर उस आदमी के लिए उपलब्ध हैं जिसमें उनका प्रयोग करने का विश्वास और साहस है। इनका प्रयोग देश की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए भी किया जा सकता है और अमीर बनने के लिए भी। जो लोग तत्काल और निश्चित निर्णय पे पहुंचते हैं, वे जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं और आमतौर पर ये उन्हें मिल जाता है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में लीडर्स तत्काल और दृढ़ता से निर्णय लेते हैं। यही वे सबसे प्रमुख कारण कारण होता है कि वे लीडर्स होते हैं। दुनिया में इस व्यक्ति को जगह देने की आदत होती है जिनके शब्दों और कार्यों में पता चलता है कि वे जानता है कि वे क्या कर रहा है। कहाँ जा रहा है, वह कहाँ जा रहा है। कहाँ वे कहाँ जा रहा है। हम्म। हर निर्णय एक ऐसी आदत है जो बचपन में शुरू होती है। जब बच्चा ग्रेड स्कूल, हिस्ट हिस्ट स्कूल और कॉलेज में आगे बढ़ता है तो ये आदतें धीरे धीरे स्थायी आदत बन जाती हैं, जिसमें लक्ष्य की कोई निश्चितता नहीं होती है। और निर्णय की आदत विद्यार्थियों के साथ उस व्यवसाय में भी जाती है जिसे वह चुनता है। अगर वह सचमुच कोई व्यवसाय चुने, आमतौर पर कॉलेज से निकलने के बाद विद्यार्थी सिर्फ नौकरी की तलाश करता है, चाहे उसे जो नौकरी मिले। वह मिलने वाली पहली नौकरी को करने लगता है क्योंकि उसे अनिर्णय की आदत पड़ गई है। 96% लोग आज ऐसे पदों पर सिर्फ तनख्वाह के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि उनमें से किसी को निश्चित पद की योजना बनाने के लिए निश्चित निर्णय लेने की शक्ति का अभाव था, और उनमें ये ज्ञान भी नहीं था कि नियोक्ता को चुनाव कैसे किया जाए। तो नेचुरल है, क्योंकि हम जब हम बचपन से, हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड है उसमें ये फीडिंग कर दी जाती है कि मैं डिसीजन तुम्हारे लिए लूंगा, है ना, या पेरेंट लेगा, या ये डिसीजन ही सही है, तुम्हें गाइड किया जाता है, तो आपको वो जो डिसीजन लेने की जो पावर है वो कम हो जाती है। आप डिसीजन ले ही नहीं पाते हो, आप दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाते हो। फिर आप कॉलेज जाते हो, फिर आप जब जॉब पे जाते हो, फिर किसी ने कह दिया यही जॉब ठीक है, तो आप यही जॉब करते रहते हो, ठीक है मेरा काम तो निकल रहा है। तो आप वो जो डिसीजन मेकिंग है उसको भूल ही जाते हो, और आप वो जो कहते हैं ना, रिस्क
टेकिंग कैपेसिटी को भी भूल जाते हो, कि आप रिस्क लेना भी भूल जाते हो, कि अगर मैं रिस्क लूंगा तो मेरा कुछ गलत होगा। आपके दिमाग में वो फियर, वो डर आता है। तो डिसीजन लीजिए, कोशिश करिए, फियर को हटाइए, क्योंकि जितना आप रिस्क लेंगे उतना ही आगे बढ़ते हैं। हमेशा जब जितना जिसने ज्यादा रिस्क लिया है वो उतना ही आगे बढ़ा है। पहले तो हम इन्वेस्टमेंट में डरते हैं, पैसा भी नहीं इन्वेस्ट करना चाहते कि शायद मेरा डूब जाएगा। तो आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको कोई कोर्स करना है, कोई चीज सीखनी है, उसमें पैसा लगाइए। आप रिस्क तो लीजिए, आगे तो बढ़िए, फिर आगे आपको रास्ते अपने आप दिखाई देंगे। तो डिसीजन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है अपने लिए। निश्चित निर्णय लेने में हमेशा साहस की आवश्यकता होती है, और कई बार तो बहुत अधिक साहस। साहस की 56 लोगों। हाँ। कई बार तो बहुत अधिक साहस की 56 लोगों ने जब स्वाधीनता के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, तो उन्होंने अपने इस निर्णय पर अपने जीवन को दांव पर लगा दिया। जो व्यक्ति किसी पद को हासिल करने के लिए निश्चित निर्णय पे पहुंचता है और जीवन में अपनी सेवाओं के वही बेस्ट वही कैंड वसूल करता है जो वह चाहता है, वह अपने इस निर्णय पर अपने जीवन को तो दांव पर नहीं लगाता है। हम्म। आर्थिक स्वतंत्रता, अमीरी, अपेक्षित बिजनेस और प्रोफेशनल पद इस व्यक्ति को पहुंच में नहीं है, जो इन चीजों की आशा करने, उनकी योजना बनाने और उनकी मांग करने को नजरअंदाज करता है या इससे इनकार करता है। वह व्यक्ति निश्चित रूप से दौलत कमा सकता है, जो उस तरह से अमीरी की इच्छा रखे जिस तरह से सैमुअल एंड्स ने कॉलोनेरिया की स्वतंत्रता की इच्छा की थी। तो हम अगर डिसीजन नहीं लेंगे, रिस्क नहीं लेंगे, आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति हमारे अंदर नहीं होगी, सिर्फ डरते रहेंगे बड़े बड़े डिसीजन की, कैसे मैं आगे बढ़ूं, कि शायद मेरे साथ ऐसा हो जाए, वो इफ्स एंड बट्स आते रहेंगे, तो आप पीछे ही ढकेलते जाएंगे, या जिस जॉब में आप उसी में ही रहेंगे, या जो बिजनेस कर रहे हैं उतना ही करते रहेंगे। अगर आप में अमीर बनने की इच्छा है तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे, जैसे सैमुअल एंडरसन ने लिए, जो उन्होंने जो कॉलोनीज, जो ब्रिटिश कॉलोनीज थी, उनको खदेड़ कर बाहर निकाल दिया। वो डटे रहे अपने डिसीजंस पर, और उन्होंने उनको मतलब पटाने के लिए वो भी आए ब्रिटिशर्स की, तुम हमारे संग मिल सकते हो, हम तुम्हें बहुत सारे ख्वाब भी दिखाए कि सम्राट तुम्हें लाइक करेगा, लेकिन वो उस पर डटे रहे और उन्होंने अपना डिसीजन फर्म रखा। और उन्होंने अपने मतलब जान की भी नहीं सोची। हम तो जान क्या, हम तो छोटे छोटे चीजों की भी, अपने मटेरियल चीजों को भी, ऐसे कि ये पैसा कहीं गंवा नहीं दूं, तो छोटी सी डिसीजन मेकिंग में और रिस्क लेने में भी हम डरते हैं। तो जान तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए डिसीजंस लीजिए, कोशिश करिए, आगे बढ़िए। हम्म। आधुनिक वक्त का सबसे बढ़िया उदाहरण फेडरल एक्सप्रेस फेडेक्स के फाउंडर फ्रेड स्मिथ है, जिन्होंने निर्णय लेने का साहस किया। जब ये वेल विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स की शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तब उनके प्रोफेसर ने बताया कि निकट भविष्य में एयर फ्राइट ही एयरलाइंस का धन कमाने का मुख्य स्रोत होगा। इसके विपरीत स्मिथ ने परीक्षा में बिल्कुल उलट लिखा। उनका मानना था कि यात्रियों के लिए जो रूट है, वे वस्तुएं ले जाने के लिए उचित नहीं है। उन्होंने पाया कि सामान अधिक होने के कारण साथ उनका किराया कम नहीं होगा। एयर फ्राइट तभी फायदेमंद हो सकता है जब संपूर्ण रूप से नया सिस्टम बनाया जाए, जो बड़े शहरों के साथ छोटे शहरों तक भी पहुंच बना सके, और किराया पैकेज के हिसाब से हो, ना कि व्यक्तियों के लिए हो। प्रोफेसर की बात नागवार गुजरी और उन्होंने स्मिथ को बहुत कम अंक दिए। स्मिथ का यह सिद्धांत यह था कि सभी फ्लाइट एयरलाइन अधिकांश रात में उड़नी चाहिए। जब सभी एयरपोर्ट में इतनी व्यस्तता ना हो, तब वे अधिक प्राथमिकता सामान को ले जाएंगे जिनके लिए डिलीवरी की रफ्तार किराए से अधिक जरूरी हो। ये सभी सामान एक जगह पर एकत्रित हो जाएंगे। उन्होंने अपने शहर मेफ्स को चुना, जहां से कंप्यूटर द्वारा सारे सामान अलग अलग किए जाएंगे और उनके गंतव्य तक पहुंचने के लिए लोड किए जाएंगे। छोटे शहर को सामान भेजने का तंत्र मजबूत करने के बाद, ये जहाज संपूर्ण देश और पूरे विश्व के लिए उड़ान भरने लगेंगे। स्मिथ का ये विश्वास था कि देश के उद्यम पूंजीपति इस अभिनव विचार पर उत्साहित होंगे और पसंद करेंगे, पर उनकी आशा के विपरीत उन पूंजीपतियों ने बहुत कम इंटरेस्ट दिखाया। पर ये सब स्मिथ को रोकने के लिए काफी नहीं थे।
इस प्रोजेक्ट के लिए उनका समर्पण और जुनून ही था जिन्होंने दोबारा उन्होंने $91 मिलियन की पूंजी एकत्रित कर ली। उस वक्त उनकी प्रतिस्पर्धा कंपनियों की ये महसूस हुआ कि स्मिथ का विचार उनकी इंडस्ट्री के लिए संभावित खतरा है। सभी एयरलाइन ने नागरिक वैमानिक बोर्ड में स्मिथ की जरूरी अनुमति न मिलने के लिए भरसक कोशिश की। स्मिथ की टीम को वहां के संविधान में एक कमी नजर आई। जहाज पेलोड 7500 पाउंड से कम है, उन्हें सीएबी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। स्मिथ आगे बढ़े और उन्होंने कई छोटे जेट का निर्माण करवाया। उन्होंने अपने मुख्य ऑफिस मेफिस में रखा और ये सर्विस देश के 75 शहर के एयरपोर्ट में शुरू कर दी। फेडेक्स देश के विभिन्न भागों में सामान मेम्फिस में पहुंचाता था, जहां उन्हें अलग किया जाता था और फिर वहां से गंतव्य के पहुंचाने के लिए रीशिप किया जाता था। स्मिथ ने सभी वस्तुओं को पहुंचाने के लिए 24 घंटे को अपना टारगेट सेट किया और ये गोल लगभग हर बार पूरा किया। कठिन परिश्रम और इतने प्रयासों के बाद भी कंपनी को पहले 4 वर्षों में बाहरी नुकसान हुआ। ये नुकसान लाखों डॉलर का था। निवेशकों को इस बात की विशेष चिंता होने लगी थी। नुकसान के बावजूद निवेशकों ने स्मिथ को जिम्मेदार ठहराया, यहाँ तक कि उन्हें कंपनी से निकलने के बारे में भी विचार किया निकालने के बारे में भी विचार किया, परंतु स्मिथ का विश्वास नहीं डगमगाया। उसका साहस कभी कमजोर नहीं पड़ा। उन्होंने कई विशेषज्ञों को कंपनी में लिया और दिन रात काम पर जुट गए। अगले वर्ष फेडरल का राजस्व $75 मिलियन करा दिया, यानी $3.6 मिलियन का मुनाफा। फैक्स की प्रतिस्पर्धा वजह से चिट्ठियों और डॉक्यूमेंट्स के लिए फेडेक्स का उपयोग नहीं होता था। इसके सिवाय एक और प्रतिस्पर्धा थी कि पोस्टल सर्विसेज, जो एक रात्रि और कम मूल्य में चिट्ठियां बेचती थी। इन सब के बावजूद स्मिथ ने नयापन और समर्पण जारी रखा, जिसमें फेडरल वस्तुएं ले जाने के लिए निरंतर सुधार करता रहा। ये फेडेक्स अत- की स्टोरी है, जो फेडेक्स हमारी कोरियर कंपनी है, कि कैसे उसकी शुरुआत हुई। कि स्मिथ ने ये सोचा कि हम कैसे एक देश में एक पहले एक पॉइंट बनाएंगे, फिर वहां पे सारा सामान आएगा, फिर वहां से वो प्लेन के द्वारा सब जगह वितरित करेंगे। शुरू में उनको लॉस हुआ, लेकिन उसके बाद वो मुनाफे में आने लगे। हाँ जी। अध्याय 7, अध्याय सुव्यवस्थित। 7 व्यवस्थित योजना में हर तरह की सर्विस के बारे में बताया गया है, जिसे किस तरह आप अपेक्षित नियोक्ता और मनचाही सर्विस चुन सकते हैं। ये सुझाव तब तक कारगर नहीं साबित होगा जब तक आप इन हैं। योजनाओं को एक्शन प्लान में नहीं ढालते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि हम कितनी भी नॉलेज ले लें, कितनी भी डिग्रियां बटोर लें, कितना भी हम पढ़ाई कर लें, कितनी भी नॉलेज हम ले लें, लेकिन अगर हम उस नॉलेज का यूज नहीं करेंगे, उस नॉलेज को आगे बढ़ाएंगे नहीं, उसका उससे पैसा नहीं कमाएंगे, या उसके लिए एक सुव्यवस्थित योजना बनाकर उसको डिसीजन मेकिंग को साथ में लेकर आगे बढ़ेंगे नहीं, तो उस नॉलेज का क्या फायदा है। तो इस चीज पर हम बिल्कुल ध्यान दें कि जब हम अगर कोई अपना गोल सेट करते हैं, हम उसकी एक प्लानिंग कर लेते हैं, उसको सब तरीके से आगे बढ़ रहे हैं प्लानिंग करके, तो उसके बाद एक्शन लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है और क्विक डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। अगर आप सिर्फ सोचते रह जाएंगे, सिर्फ ख्यालों में सोचते रहेंगे, विजुलाइज ही करते रहेंगे कि मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, मेरी इतनी बड़ी कंपनी होगी, तो वो नहीं हो सकता। आप जिस जगह हैं उधर से ही स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जहां से आप होते हैं, आप स्टार्ट करेंगे, रास्ते खुलते चले जाएंगे। आप ये मत सोचिए कि नहीं आगे क्या होगा, क्योंकि आपके पास सिस्टमैटिक प्लानिंग आपने करके रखी हुई है। तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि मैं कैसे करूंगा आगे, मेरे पास कौन लोग आएगा। मत सोचिए, आप आगे बढ़ जाइए, डिसीजन लीजिए। और जैसे इसमें बताया कि कैसे फेडेक्स के कंपनी के जो मालिक हैं उन्होंने डिसीजन लिए, कैसे फ्रीडम फाइटर्स ने डिसीजन लिए और हमें स्वतंत्रता दिलाई, इसी तरह से हमें ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमें क्विक डिसीजंस अपनी लाइफ में लेने हैं और उसके द्वारा ही आगे बढ़ना है। तो अभी तक हमने कितना कुछ नेपोलियन हिल ने हमें बता दिया है कि सिर्फ हमें, कहते हैं ना, अपना जो दिमाग में ही अपना प्लान नहीं रखना है, हमें उसमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है, उस पर विश्वास रखना है, सिस्टमैटिक नॉलेज उसमें गेन करनी है, जितनी हम नॉलेज गेन कर सकते हैं अपने
जिस फील्ड में जाना है और जो हम जिस चीज से हम प्यार करते हैं, अगर आपके पास कोई ऐसी टैलेंट है, पहले अपने टैलेंट को ढूंढिए कि आपके अंदर क्या टैलेंट है। अगर आप उस टैलेंट को आगे बढ़ा के लेकर जाएंगे तो आप यकीन मानिए वो उस चीज में ज्यादा सफल होंगे, बजाय उस चीज के जो काम करेंगे जिसमें आपका टैलेंट नहीं हो। मान लीजिए आपका बुनाई करने में टैलेंट है तो आप उसको आगे बढ़ाइए। मान लीजिए किसी का बहुत क्रिकेट खेलने में टैलेंट है, हमारे इंडिया में क्रिकेट खेलना या स्पोर्ट्स में अब पेरेंट्स बढ़ावा दे रहे हैं, पहले नहीं देते थे क्योंकि डॉक्टर इंजीनियर ही हमारे यहाँ प्रोफेशन थे। अगर कोई डांसर है, कोई म्यूजिक में जाता है, तो आप जो आप में टैलेंट है अगर आप उसको आगे बढ़ाएंगे तो आप दिल से उसमें, कहते हैं ना, उसमें आप दिल से आगे बढ़ेंगे और उसमें खुशी भी मिलेगी। जैसे थ्री इडियट मूवी में दिखाया था कि जो आपके दिल में है वो करें। आपने इंजीनियरिंग कर ली अपने पेरेंट्स की वजह से, वो जरूरी नहीं है, लेकिन जो आपका, जैसे वो फोटोग्राफर का उसको बनने का मन था तो उसके पेरेंट्स बाद में मान गए थे, तो जो आप दिल से चाहते हैं पहले तो आप वो चूज करें, फिर उसमें अपना गोल बनाएं, फिर उसमें ये यकीन रखें कि आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं, फिर उसके बारे में सिस्टमैटिक नॉलेज प्राप्त करें कि और जैसे अगर आप म्यूजिक की तरफ जा रहे हैं तो मैं और क्या 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 सीख सकता हूँ, कौन से राग सीख सकता हूँ, क्या क्या चीजें उसमें कितना रियाज मुझे करना है, कितनी चीजें मुझे उसमें सीखनी है, उसके बारे में सिस्टमैटिकली बढ़े। फिर आप ऐसे लोगों से मिलें, कुछ अपने समूह के ऐसे लोग बनाएं अपना, फिर एफर्मेशन देखें, फिर विजुलाइज करें, फिर आप उसके बारे में अपना रिज्यूमे डालें कि हाँ मुझे इतनी सिंगिंग आती है। शायद आप इंडियाज गॉट टैलेंट में जा सकते हैं, आप इंडियन आइडल में जा सकते हैं। तो इस तरह से आप सिस्टमैटिक प्लानिंग करके आगे बढ़ते रहिए। ये नहीं है कि आप एक छोटा सिंगर हैं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप उसमें भी आगे बढ़ सकते हैं, आप डांसर हैं उसमें भी बढ़ सकते हैं, आप स्पोर्ट्समैन हैं तो उसमें भी बढ़ सकते हैं, बस आपको उस विजन की जरूरत है और क्विक डिसीजन मेकिंग की जरूरत है। तो बहुत ही अच्छा उन्होंने सिस्टमैटिकली हमें समझाया नेपोलियन हिल ने। अभी किसी को कुछ शेयर करना है तो बता सकते हैं। नहीं तो चलिए हम लोग एफर्मेशंस बाकी पर। बाकी राखी जी, एक चीज है, माँ बाप हाँ डिसीजन लेते हैं ना, तो बच्चों में डिसीजन की पावर नहीं आती। डिसीजन की पावर नहीं आने से बच्चे जिंदगी में बहुत अनसक्सेस रह जाते हैं। जी, उनको ये बिल्कुल आपने। डिसीजन करने की पावर देते ही नहीं है। हमने हम्म। कह दिया ऐसे करो ऐसे करो, अरे वो जी, गलत करेंगे सही करेंगे, उनको डिसीजन करने दो, लेने दो। एक लेने बार दो। गलत करेंगे, हाँ दो जी। बार गलत करेंगे, चार बार गलत करेंगे, अपने आप रास्ता खुल जाएगा, उनको कॉन्फिडेंस आएगा। माँ जी बाप, बहुत। बड़े भाई या बड़े बुजुर्ग है, वो डिसीजन खुद लेते हैं, बच्चा डिसीजन मेकर बन ही नहीं पाता। ये बहुत जी बड़ी हमारे समाज की प्रॉब्लम है। सही, बिल्कुल आपने सही पकड़ा, ये हमारे समाज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आज मैंने अपने आस पड़ोस में ऐसा देखा है कि 40 साल का व्यक्ति है, 50 साल का व्यक्ति है, वो भी अपने डिसीजन अपने आप नहीं ले पाता है क्योंकि उनके पेरेंट्स ने कभी लेने नहीं दिए। तो वो आज भी अपने पेरेंट्स पे या लोगों पर डिपेंडेंट है डिसीजंस के। तो इसलिए डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने बच्चों को स्वतंत्रता दीजिए कि वो अपने डिसीजंस अपने आप लें। छोटी छोटी चीजों में डिसीजन लीजिए, बेटा तुम्हारे पास इतना पैसा है, तुमने अपना जैसे उनको पॉकेट मनी मिला है या कहीं से उनको कैश मिला है, तो आप किस तरह से स्पेंड करोगे, आप किस में इन्वेस्ट करोगे, उनको छोटे छोटे गाइड कर दीजिए, बस फिर बाकी डिसीजंस आपको उनको देने दीजिए। तो हमें डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा जरूरी है अपने बच्चों में भी डालना, कि उनके डिसीजन अपने ऊपर हो, फर्म हो, और फिर वो दुखी ना हो उस डिसीजन को लेकर क्योंकि उन्होंने डिसीजन लिया है। तो ये और बहुत जरूरी। और डिसीजन में गलती होने पे बच्चों को डांटे नहीं, कोई कोई बिल्कुल बात भी नहीं नहीं। यार, हाँ। हाँ जी हम लोग बिल्कुल। डांट लगा देते हैं, तूने यह गलत कर दिया यार, तेरे में हिम्मत हाँ ही नहीं, कर ही नहीं सकता, उसको हाँ डाउन कर हाँ। देते हैं बच्चे को। डाउन कर देते हैं उसको, बहुत अप्रिशिएट करना है कि कोई बात नहीं बेटा, एक बार गलती होगी, दो बार होगी, फिर आपका डिसीजन आपका अपना रहेगा और आपको खुशी मिलेगी उस डिसीजन से जो भी आप काम करें। तो ये अंकल आपने बहुत अच्छी बात कही कि पेरेंट्स के लिए एक सलाह है कि बच्चे को डिसीजन खुद लेने दें और उनका सपोर्ट करें जब वो गलत डिसीजन भी हो जाता है उनका, क्योंकि जब वो अपने आप डिसीजन लेते हैं तो वो आगे लाइफ में क्विक डिसीजन मेकर बनेंगे, जैसे इसमें बोला है। तो कि आप जब डिसीजन लेकर मेकिंग में दूसरे पर डिपेंडेंट होंगे या टाइम लगाएंगे तो आप आगे बढ़ने में आपको देरी होगी। तो वही चीज है, या आपके प्लान्स रखे के रखे रह जाएंगे, या फिर आप किसी डर में रह जाएंगे, जैसे पेरेंट ने बार बार डांट दिया कि तेरा डिसीजन गलत नहीं है, तो वो बच्चे पर बिल्कुल कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाता है कि मैं डिसीजन ले ही नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं जब भी आगे बढ़ा मैं गिर गया। तो पेरेंट ने अपना बता दिया अरे तू तो बिल्कुल गलत लेता है, तो उसके दिमाग में ये छप गया कि मैं डिसीजन नहीं ले सकता हूँ। तो पेरेंट को हमेशा सपोर्ट करें, पेरेंट हमेशा अपने बच्चे को सपोर्ट करे, प्लस आप जब आप इतने इस उम्र के पड़ाव पर हैं तो आप अपने लिए इस तरह की बुक्स पढ़ें, लोगों अच्छे लोगों के संपर्क में रहें जो क्विक डिसीजन मेकर हैं, अच्छे लोगों के सराउंडिंग में रहें, जो लोग गॉसिप करते हैं या इधर उधर की बातें करते हैं उस जगह से आप हटा लीजिए अपना दिमाग।
अपने दिमाग को कहते हैं ना अबंडेंस की तरफ लगाइए, मनी की तरफ लगाइए, आगे सक्सेस की तरफ लगाइए, ना कि पीछे ढकेलिए। तो इसी नोट पर आइए अफर्मेशंस बोलते हैं। और ये सिस्टमेटिक प्लान कोई नहीं बनाता, तो भी ये तुरंत हाथ किया आप चलो जी काम कर लो। हाँ प्लानिंग जी। बनाना, हम लोग प्लानिंग सिस्टमेटिक प्लान बना के चलते हैं, हम्म उससे जिंदगी में लास्ट लॉन्ग टर्म बहुत बड़ा फायदा होता है। बाकी हम्म। जनरली सिस्टमेटिक प्लान है नहीं, जब करना है तब देख लेंगे, जब होगा तब देख लेंगे। जी जी जी, तो देखिए उसमें अंकल उसमें फिर वो आपने, सक्सेस, लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं मिल पाती। देखिए आपने अंकल बहुत लाइफ देखी है, तो आप कितना अच्छा बता रहे हैं कि आप सिस्टमैटिक प्लान बना के चलिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म सक्सेस हमें सिस्टमैटिक प्लान से ही मिलती है। क्विक डिसीजन ऐसे नहीं लिया जाएगा, जब तक हमारे पास एक प्लान हो, हमें ये लेना है, फिर आप उसके बाद क्विक डिसीजन लीजिए, क्योंकि आपके पास दिमाग में पूरी प्लानिंग है कि मुझे ये करना है, आपके पास स्पेशलाइज नॉलेज है, आपने उसके बारे में बहुत सारी चीजें एकत्रित की हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़िए, बिल्कुल आगे बढ़िए, आगे चल दीजिए, कूद जाइए। तो आइए देखते हैं, पहले मैंने एक फोटो भी डाउनलोड की थी। अ, दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। हाँ जी, ये जनरल ली है, जिन्होंने सारे जो कॉलोनीज थी उनको यूनाइट किया। ये वो पेटिशन है जो साइन किया था, देखिए सबके सिग्नेचर हो रहे हैं, ये सारे सबके सिग्नेचर हो रहे हैं, जो 56 लोगों ने सिग्नेचर किए थे जब ये कांग्रेस इनकी फॉर्म, इनका जो फॉर्म हुआ था। के बाद एफर्मेशंस बोलते हैं हम मिलकर। हमारे इंडिया में जो हुआ था ना राखी जी, हाँ तो जी। सबने साइन साइन नहीं करे थे। मैं वल्लभ हाँ भाई पटेल की मैंने लाइफ पढ़ी है, जी जी सारे जी साइन जी। नहीं कर रहे थे। तो पहले हाँ वल्लभ जी भाई पटेल जोधपुर के राजा के पास गए, जी। बीकानेर के राजा के पास गए और जाकर के बोला राजस्थान में कि जोधपुर के राजा ने साइन कर दिए हैं। झूठ जी। बोला। हाँ हाँ तो हाँ हाँ, झूठ बोला। तो जोधपुर तो बड़ा स्टेट था, बीकानेर छोटा स्टेट था। हाँ बोले यार बड़े स्टेट ने, इतने बड़े स्टेट वाले ने साइन कर दिया है, तो चलो मैं भी कर देता हूँ। ऐसे हाँ। ऐसे कर कर करके 600 रियासतों को उन्होंने इकट्ठा किए। देखिए बताइए, ऐसे ही इन्होंने, ली ने भी इस तरह से किया कि सबको यूनाइट किया। तो वो ही है कि वो एक डिसीजन मेकिंग होती है ना, कि हमें उस समय क्या डिसीजन लेना है। अगर वो लोग डिसीजन नहीं लेते, आगे बढ़ते नहीं, तो क्या हमें देश आजाद होता, क्या हम इस तरह से यूनाइटेड होते? नहीं होते, हम भी आज भी परतंत्रता मतलब ब्रिटिशर्स के नीचे ही जी रहे होते। तो वही था कि कैसे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने क्विक डिसीजन लिया, राइट टाइम पे राइट डिसीजन लिया। मैं इस जीवन में तो ये चीज है। तो चलिए अब हम एफर्मेशंस बोलेंगे सब लोग मिलके। मेरे पास बहुत आसानी से पैसा आता है। मेरे पास बहुत आसानी से पैसा आता कैसे है। आता है। मैं अमीर हूँ। मैं मैं अमीर अमीर हूँ। हूँ। मैं जिस काम को भी करती हूँ उसमें लाभ ही लाभ होता है। मैं जिस जिस काम को काम भी को करता करती हूँ उसमें हूँ लाभ ही लाभ उसमें होता लाभ ही है। लाभ है। मैं धन और प्रचुरता को आकर्षित करती हूँ। मैं मैं धन दान और और प्रचुरता को प्रचुरता को आकर्षित करता हूँ। आकर्षित करता हूँ। पैसे को लेकर मेरी सोच सकारात्मक है। पैसे को पैसों लेकर को मेरी सोच लेकर मेरी सकारात्मक है। सोच सकारात्मक है। वेरी गुड। तो ये था आज का चैप्टर, तो अच्छा था, डिसीजन मेकिंग पर था। हमें बहुत सारा इसमें अमेरिका के हिस्ट्री के बारे में ज्ञान हुआ कि कैसे उन लोगों ने भी फ्रीडम फाइट लड़ी और कैसे उन्होंने भी ब्रिटिशर्स को बाहर निकाला। तो ये यही तरीका है कि कैसे हम आगे बढ़ें अपनी लाइफ में। हमारा गोल होना चाहिए, फिर फेथ होना चाहिए, उसके बारे में स्पेशलाइज नॉलेज लें, फिर उसके बारे में प्लानिंग करें, एक ऑर्गेनाइज प्लानिंग करें, फिर डिसीजन लें। तो इस तरह से इमेजिनेशन में भी रखें कि हाँ ये इमेजिन कर रहे हैं, क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए हमारी। तो ये सब चीजें जब मिल जाएंगी तो कोई हमें रोक नहीं सकता सक्सेस की तरफ से। तो ये राकेश जी, था। अगर वल्लभ भाई पटेल नहीं होते हमारे देश में, तो हाँ जी हमारे इंडिया में कई कई नेशन होते, कई जी। राष्ट्र होते बीच में। कई राष्ट्र। हैदराबाद हैदराबाद अलग राष्ट्र होता, जूनागढ़ अलग जी राष्ट्र होता, जी कई जी। राष्ट्र होते। सही कह रहे हैं, सही कह हाँ, रहे जैसे पे कई राष्ट्र थे हिंदुस्तान में, 600 रियासतें थी, वैसे ही रियासतें होती। हैं। जी 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 जी, हाँ हाँ सबका हाँ। बहुत योगदान है, सबका जो कहते हैं ना, एक ग्रुप है, सबका ध्यान, सबका बहुत योगदान है। हाँ जी अंशुम जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं? इस जीवन में मैंने तीसरी आँख खोल ली। हाँ जी अंशुम जी, अंशुम जी आप बोलना चाहते हो कुछ? हाँ जी मैम। मैम मैं एक्चुअली एक चीज हाँ पूछना चाहती थी कि जैसे कभी ऐसा हो कि हमें
कोई थॉट्स हैं, बहुत नेगेटिव थॉट्स हैं, ठीक है, जी जी किसी जी। ने मतलब हमने किसी से बेसिक एक्सपेक्टेशन लगाई थी, नॉर्मल जैसे बेसिक, और वो मतलब अम, किसी ने ब्रेक कर दी, लेकिन ब्रेक करी और उसको इस बात का कोई पछतावा नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें ये चीज इतनी ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है कि मतलब कि बिल्कुल ही उसमें सारा चलिए। संतुलन हिल गया है। तो ऐसे हम्म। में हम क्या कर सकते हैं? मैम देखिए, पहले तो हमें बहुत ज्यादा लोगों से एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए, है ना। लेकिन जी कभी आप जी। बोलेंगे कि ये किताबी ज्ञान है, हमें हो जाती है टाइम पर, ऐसा हो जाता है, लेकिन बेसिकली हमें एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरों से एक्सपेक्टेशंस करते हैं तो हमें ही दुख होता है। ये आपको भी पता है, ये सबको पता है कि जब हम बहुत ओवर एक्सपेक्ट करते हैं तो हो जाता है। अब आप इस जगह, है ना, आप इस जगह संयम रखिए, है ना, बिल्कुल स्थिर होइए, और ये सोचिए कि ये मेरा पास्ट कर्मा था। हम कभी किसी से ऐसे जब ओवर एक्सपेक्ट करते हैं, या कोई हमें धोखा देता है, हमारी एक्सपेक्टेशन पर खरा नहीं उतरता है, या हमारा कोई संबंध टूटता है, तो उसमें कोई ना कोई भगवान की एक तो भलाई होती है ना, हमें उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, प्लस ये हमारा पास्ट कार्मिक अकाउंट था जो यहाँ पर आकर फिनिश हो गया। तो जो पर्सन है उसको बहुत बहुत शुक्रिया देकर उसे विदा करिए अपनी लाइफ से, कि मैं यहाँ पर तुम्हारा और मेरा। हमारे साथ कांटेक्ट में आएंगे ही आएंगे, रोज नहीं तो हर दूसरे दिन, हाँ, मतलब तो क्या हम इस जीवन में सीखने आए हैं, ये मुझे भी ये समझ में आता है, क्योंकि मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मुझे भी ऐसा लोगों से कभी इरिटेशन या ओवर एक्सपेक्टेशन हो जाती है। लेकिन हम इस जीवन में यही सीखने आए हैं कि हम जो इस तरह के लोग हैं उनसे कैसे अपने आप का बैलेंस बनाकर चले। अगर कोई आपका बैलेंस बिगाड़ देता है तो कमी किस में, आप बताइए अंशुल जी। हमारे में हमारा हमारे में बैलेंस। है ना, है ना, हमारा बैलेंस, हमें अपने को ठीक करना है, हमें अपना बैलेंस को स्ट्रांग करना है। तो जब हम अपना बैलेंस स्ट्रांग कर लेंगे तो कोई इंसान हमें अपनी परिस्थिति, कहते हैं ना, उसकी जो परिस्थिति है उससे हमें इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता जी है ना। तो हमें अपना बैलेंस को ना स्ट्रांग रखना है, अपने को स्ट्रांग रखना है। उसके लिए बहुत जरूरी है, जो मैं बार बार बोल रही हूँ, मेडिटेशन करना। क्योंकि हम इतना ज्यादा अपनी लाइफ में लोगों को ये सोचते हैं ना कि यही सर्वोपरि है, इसी के कारण मेरे संग ऐसा हो रहा है, इससे मैं अटैचमेंट बढ़ाऊं तो मेरे को बहुत अच्छा लाभ होगा। तो जब हम बहुत ओवर एक्सपेक्टेशन और ओवर अटैचमेंट लोगों से करते हैं ना, तो हमें कहीं ना कहीं जाकर दुख होता है। और उसका सबसे बेहतर तरीका है कि मेडिटेशन करिए। जब आप जी। मेडिटेट करते हैं ना, आप 5 मिनट 2 मिनट से शुरुआत करें, तो आप में अंदर से शक्ति पैदा होती है, जो कहती है ना, बेयरिंग जो शक्ति होती है। या आप कुछ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज करते हैं क्या मैम, एनी हाँ फॉर्म जी, ऑफ नॉर्मल फिजिकल वर्कआउट। वर्कआउट करते हो ना, तो उसको थोड़ा सा बढ़ा दें, उसको ठीक थोड़ा है। सा बढ़ा दें, क्योंकि जब आप वर्कआउट करते हैं, योगा करते हैं या जिमिंग करते हैं, तो आप में जो सिक्रीट होते हैं ना हार्मोन, वो आपको जो स्ट्रेस होता है ना आपका, वो कम करते हैं एक तो, ठीक है मैम। है ना। आपको उस पीरियड में आप देखिएगा, जब भी आपको कोई स्ट्रेस हो, आप उसी समय कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करिए, तो वो जो आपका जो स्ट्रेस है वो एकदम हट जाता है। उसके बाद थोड़ा सा कोशिश करिए रात में या सुबह मेडिटेट करने की, है ना। उसके बाद आपको अपना मेंटल लेवल अपने को स्ट्रांग करना है, हमें दूसरे से मतलब ही नहीं रखना है, क्योंकि वो आपकी लाइफ में जितने पार्ट आया था उसने आपको दुख देना था, वो दुख देकर चला गया। तो आपको अपने आप स्ट्रांग रखना है, वो आप खुद कर सकते हो, कोई भी आपको इसकी कोई गाइडेंस नहीं दे सकता है। आपको बस मेडिटेशन, फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज बढ़ा दें, फिजिकल वर्कआउट बढ़ा दें, अपने को बहुत कुछ किसी चीज में ऑक्यूपाइड रखें, है ना। या कुछ ऐसा म्यूजिक या कुछ ऐसा फॉर्म, कुछ नई हॉबी जो आपकी हो, उसमें थोड़ा सा और टाइम दे दें। यानी, जी मैम। है ना, आप कोई हॉबी आपकी हो तो उसमें थोड़ा सा टाइम और बिताएं, तो वो बहुत अच्छा लगता है। कोई हॉबी है आपकी? हाँ जी मैम, डांस अच्छा लगता है मुझे। तो वो तो सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है। डांस के अलावा तो कहते हैं ना, हाँ खो जाइए डांस में। तो जी। आधा 15 मिनट डांस करिए, अपना मैम जिमिंग पता है, करिए। बट ऐसे में क्या होता है, बिकॉज मैं भी यही कोशिश करती हूँ कि मैं डांस से रिलीज करूँ मतलब हाँ जी स्ट्रेस हाँ को। जी हाँ जी। बट होता क्या है कि जब माइंड इतना परेशान होता है ना, तो हम्म आप मानिए मैं अच्छे से अच्छा अपना फेवरेट म्यूजिक प्ले कर दूं, हम्म मेरा शरीर ही नहीं हिलता, मुझे ऐसा अजीब सा लगता है, मुझे लगता है ये हम्म। म्यूजिक मेरे को पसंद ही नहीं आ रहा है, ये वो अच्छा ही नहीं म्यूजिक, लग रहा है। एक्चुअल में जो म्यूजिक होता है ना, वो भी हमें, कहते हैं ना, दुख का कारण बन जाता है। म्यूजिक हमें कभी कभी एलिवेट की जगह डी एलिवेट भी कर देता है, हमें दुखी भी कर बिल्कुल। देता है।
जैसे मैंने कई हम्म। बार कई लोगों से डिस्कस किया कि जैसे मुझे म्यूजिक हमेशा एलिवेट करता है, अगर मैं गाने सैड सुनती हूँ तो मैं सैडनेस की तरफ चली जाती हूँ। लेकिन कई बिल्कुल, लोगों ये ने, तो है। है ना, लेकिन कई लोगों ने बताया कि अगर वो सैड नहीं अच्छे गाने सुनते हैं तो वो भी चले जाते हैं सैडनेस की तरफ। एग्जैक्टली मैम, पता है, और है ना। फिर पता है क्या होता है, मेरे को ऐसी हाँ फीलिंग आती है, मेरे को यार यही तो मेरी को सबसे खुशी देने वाली चीज है। आज हाँ मुझे इससे भी खुशी नहीं हो रही है, इतना मन हाँ परेशान है, तो और गिल्ट हाँ। होने लगता है ये तो सोच के। फिर आप वो आपके लिए हटा दीजिए, तो आप सिर्फ जिमिंग करिए। आप जिमिंग करिए और हम्म। मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन में आप जब आंखें बंद करोगे, है ना, फिर आपको बहुत सारे बहुत इधर उधर के विचार आएंगे, तो अपना फोकस को लेकर आइए, फिर जाने दीजिए, फिर लेकर आइए। तो यही है मेडिटेशन, कि विचार ठीक आ है। रहे हैं, फिर उनको अपने अंदर लाना है, मतलब उनको फिर करना है कि सांसों पर ध्यान देना है, फिर विचार आएंगे, फिर सांसों पे ध्यान देना है। ये मत सोचिए कि मेरा मतलब मैं क्यों नहीं विचारों के हटते क्यों नहीं है मेरे अंदर से विचार। विचार आने दीजिए, बस उनको फोकस करना है कि क्या विचार आ रहा है, क्या ये अच्छा ठीक है विचार आ रहा मैम। है, क्या खराब आ रहा है। तो थोड़ी सी मेडिटेशन की हैबिट डालिए। अगर आप मेडिटेशन करोगे तो आप में अंदर से कहते हैं ना, अपने आप में ही फुलफिल हो जाता है आदमी, अपने आप से ही प्यार करने लगता है। अभी क्या होता है, हम दूसरे से प्यार ज्यादा करते हैं, अपने से कम करते हैं। जी मैम, है बिल्कुल। ना, है ना, दूसरों से। राखी हाँ जी। राखी जी, इनकी बात का एक एक मिनट में मैं जवाब दे सकता हूँ, हाँ आप जी। कहो तो थोड़ा हाँ सा। जी, दीजिए दीजिए हाँ, दीजिए। जी सर। देखिए, मैं अपने पिछले जन्म के बारे में अपने बेटे को बताया मैंने, छोटे वाले को। तो जी मेरी बात पे पूरा पूरा फेथ करता है वो, 100% फेथ करता है। तो जी मैंने एक बार उसको अभी कल परसों एक बंदे के बारे में पहले बता दिया था कि इस बंदे का मेरे से कार्मिक अकाउंट है। जी जी। पिछले जन्म में कार्मिक अकाउंट है, इसका मेरा लेना देना है। हाँ जी। तो एक दिन मैं काफी परेशान था, उसको फोन किया, यार इसने तो यार मेरा रिश्तेदार ये काफी दुखी कर रखा हम्म। है, बहुत परेशान कर रखा है। मैं ऐसे थोड़ा सा भूल गया था वो कार्मिक अकाउंट को। और मैंने एक बेटे को कहा, यार बहुत दुखी कर रखा है इसने, बहुत परेशान कर रखा है। जी तो जी। उसने याद दिलाया, पापा आपका कार्मिक अकाउंट है उसका, हाँ आपने जी। मुझे बताया था, हाँ जी। आपका पिछले जन्म का उसका रिलेशन है, आप भूल क्यों जाते हो? हम्म आपके कर्म खत्म हो रहे हैं, आपका हम्म अकाउंट बंद हो रहा है, आपको खुश होना चाहिए। हम्म। ये देखिए, एक आपका तरीका अकाउंट ये बंद भी है। हो गया है, खुश होना चाहिए, मुझे याद दिलाया उसने। हाँ जी। आपका उसके आपने ही बताया था मेरा इसके साथ कार्मिक अकाउंट है, हाँ और जी। अकाउंट आपका खत्म हो रहा है। हाँ आप जी। खुश होइए, नाराज मत होइए। तो ये भी अंकल जी का सर। अच्छा तरीका है कि आप हैं? ये सोचिए, जो भी जिसके साथ था ये मेरा कार्मिक अकाउंट था, ये यहाँ खत्म हो रहा है। अब लेकिन अब आपको यहाँ से उस पर्सन के लिए कोई इल फीलिंग नहीं लानी है, बल्कि उसको जी मैम। ग्रेटिट्यूड ही देना है कि हाँ तुम मेरी लाइफ में है, तो मैंने ये चीजें सीखी, मुझे ये चीज आई कि मैं अपने पे भरोसा कर सकती हूँ, मुझे मैं मेडिटेशन की तरफ गई, या मुझे ये सब पता चला कि मैं कैसे अपने आप को स्थिर रख सकती हूँ। क्योंकि अभी आप बहुत छोटे हो, अभी आपकी लाइफ में ऐसी ऐसी परिस्थितियां आती रहेंगी, है ना। तो आपको स्थिर रहना है, आपको स्थिर रहना है, क्योंकि आपको जॉब है, जॉब करते हो तो जॉब में भी ऐसे लोग मिलेंगे जो बार बार कुछ ना कुछ आपसे कह जाएंगे, ऑन एंड ऑफ कुछ ना कुछ होता रहेगा। तो आप कैसे अपने आप को स्थिर रखोगे। तो आपको ये आना चाहिए, ये आना चाहिए। जो लोग स्थिर रख लेते हैं अपने आप को, जो लोग मेडिटेशन कंटिन्यूस करते रहते हैं, या किसी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज में होते हैं, तो वो जल्द जल्द ही अपने जो जितना भी सेटबैक है या जितना भी उनको लाइफ में स्ट्रेस होता है उसको जल्दी से हटा लेते हैं। तो स्ट्रेस को हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब भी आप खाना खाएं या पानी पिए तो खुश होकर खाएं, खुश होकर पानी पिए, खुश होकर खाना खाएं, तो वो भी आपको जो है ना, ये हैप्पी अंदर अंदर हैप्पी हार्मोन बनाएगा अंदर। तो वो भी करने की कोशिश करिए, मोबाइल को हटाकर। अच्छा पानी जब पिए तो एक हैप्पीनेस के तरह से पिए। जो खाना खाएं जब हैप्पी होकर खाएं कि ये खाना मुझे बहुत असर कर रहा है, तो आप हैप्पीनेस की तरफ अपने आप चलते चले जाएंगे। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, थैंक यू सो थैंक यू। मच। बाकी मैक्सिमम कार्मिक अकाउंट ही होते हैं जी ये, होते जी हैं। जी। मैंने तो बहुत कुछ देख रखा ना, इसलिए मैं कंफर्म कहता हूँ। कार्मिक अकाउंट है, हम कार्मिक अकाउंट को इस जीवन में यही खत्म करके जाएंगे, है ना। और ये जितने भी लोग हमें, जितने भी कहते हैं ना, जितने भी लोगों से हमें दुख मिला है या जिन्होंने हमें स्ट्रेस दिया है जीवन में या धोखा दिया है, उनको हम सबको माफ करना है, उनको याद भी नहीं करना। जैसे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में एक बहुत अच्छी लाइन की थी, कही थी कि अगर आप उस पर्सन की तरक्की से खुश होते हो जिसने आपको दुख दिया, परेशान किया, तो वाकई आपने उस पर्सन को माफ कर दिया है। तो ये लाइन हमेशा याद रखिए कि आपको उस हद तक माफ करना है उस पर्सन को, जब आप वो तरक्की करे तो आपको खुशी होने लगे। जैसे आपको अपने नियर एंड डियर वन की तरक्की से खुशी होती है ना, ऐसे ही उस आदमी ने जिसने आपको धोखा दिया है या परेशान किया है या स्ट्रेस दिया है लाइफ में, बहुत हद तक परेशान किया है, मतलब कहते हैं ना जी तोड़ परेशान किया है, लेकिन आपने उसको ऐसे माफ कर दिया कि हाँ
बस तुम तरक्की करो, तुम्हारा और मेरा पास कार्मिक अकाउंट था, बस ये यहाँ तक फिनिश है। तो वो चीज है। लेकिन हाँ, ये भी नहीं करना है कि कोई आपकी बाउंड्री को तोड़ रहा है या आपसे हमेशा गलत तरह से बर्ताव कर रहा है या आपको हमेशा इल ट्रीट कर रहा है तो आप बिल्कुल झुकते जाओ, वो भी नहीं करना है ना। तो वो भी आपको अब ये सीखना है, लाइफ में आए हो कि कितनी बाउंड्री आपकी, कितनी आपकी लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन के आगे वो आदमी ना बढ़े। जो भी पर्सन है, आपका फ्रेंड है या आपका रिलेटिव है या आपके बच्चे हैं या आपका स्पाउस है, तो आप अपनी बाउंड्रीज बना के रखो और उस बाउंड्रीज को तोड़ने मत दो। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे तो आपका सब कोई फायदा उठा ले जाएंगे। ये सीखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कल फिर हाँ, मिलते हैं। चाणक्य ने यही बताई थी, चाणक्य की बातें सुनो तो ये बातें बताई थी। हाँ जी, हाँ हाँ जी। हाँ। तो कल फिर मिलते हैं चैप्टर नंबर 9 के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू राखी जी, थैंक थैंक यू यू, वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।